नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो के माध्यम से जियोग्राफी बीए थर्ड सेमेस्टर से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि परीक्षाओं की डेट शीट आनी शुरू हो चुकी हैं। कई यूनिवर्सिटीज़ की डेट शीट आ चुकी है, जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगरा विश्वविद्यालय का पेपर ऑब्जेक्टिव होने वाला है, उसकी डेट शीट आ चुकी है। तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें जो मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा, कई टॉपिक को इसमें मैंने समझाने का प्रयास मैं इस वीडियो के माध्यम से करूंगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत ही बारीकी के साथ हम समझेंगे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की डेट शीट आ गई, तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय टाइप के क्वेश्चन आएंगे। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय की, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी की, कपिल वस्तु की, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की, और इसके अलावा और कई विश्वविद्यालय, CCSU की, जनरल चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय की, इन सभी की आने वाली है डेट शीट। ठीक है, जल्द ही आ जाएगी। दिसंबर लास्ट तक आप मानिए कि पेपर सबके शुरू हो जाने हैं, किसी का पेपर बचेगा नहीं। और नवंबर या दिसंबर के फर्स्ट वीक तक आप देखेंगे, या नवंबर के लास्ट सप्ताह या जो लास्ट सप्ताह आने वाला है, ठीक है, इसी में अधिकतर विश्वविद्यालयों की डेट शीट भी आने वाली है। तो अपने विश्वविद्यालय की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप चेक करते रहें, लगातार चेक करते रहें, क्योंकि एक प्रकार से कभी भी डेट शीट आ सकती है आपकी, ये बात ध्यान रखेंगे। कभी भी आप रात में सो रहे हैं, सुबह उठ के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, हमारा पेपर फलाने तारीख से है। तो ऐसे में आप तैयारी करने में एकदम से वो जो आप जो है धीरे धीरे करके पढ़ रहे हैं, पढ़ लेंगे क्या होगा, पढ़ लेंगे, ऐसे मत करिएगा प्लीज़। आप थोड़ा सा सचेत होइए अपने चेतन अवस्था में आकर के, और पढ़ाई को एक प्रकार से जो है एक पुनर्जागरण की भांति प्रारंभ कीजिए। चूंकि आप लोग परीक्षा आती तभी पढ़ते हैं, तो आ गई है भैया परीक्षा, अब तो आ जाओ, आप पढ़िए, दबा के पढ़िए। तो इसी श्रृंखला में मैं हाजिर हूँ बीए थर्ड सेमेस्टर 2025 के एक प्रकार से ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जियोग्राफी के बीए थर्ड सेमेस्टर में जो आने वाले हैं, इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज से, यानी कि पर्यावरण, ठीक है, आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन, बीए थर्ड सेमेस्टर में आपको पढ़ना पड़ता है जियोग्राफी में। इसके महत्वपूर्ण अति लघु, लघु और दीर्घ उत्तरीय टाइप के जो क्वेश्चन होंगे, इनके बारे में मैं आज की वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। केवल प्रश्न ही नहीं बताऊंगा महोदय, इस प्रश्न के माध्यम से मैं उनके उत्तर को भी समझाने का प्रयास करूंगा, यानी प्रश्नोत्तरी होगी। और ऐसे ही एक प्रकार से MCQs टाइप, जैसे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का भी प्रश्न मतलब की डेट शीट आ रही है, ठीक है, जल्द ही 1-2 दिनों में शायद जारी हो चुकी है कि आने वाली है, मैं चेक करके एक दिन बता दूंगा, ठीक है। तो सुनने में आ रहा था 28 से परीक्षाएं प्रारंभ है, ठीक है। चले, तो इससे बाहर कुछ आने वाला है नहीं, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। और इससे पहले कई मॉडल पेपर, महासंग्राम वीडियो ये सब दिए हैं, तो आप अब क्या करेंगे, अब आप जो है महासंग्राम रिवीजन क्लास, महामैराथन क्लास, मॉडल पेपर, ये सब जो हमारे चैनल पर पड़ी उनको देखें। और साथ ही साथ में अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है, तो कोर्स के लिए एक प्रकार से मैं अभी बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप हमसे जुड़ सकते हैं और PDF नोट्स कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट का मात्र 100 रुपीज़ वाला जो कोर्स लॉन्च किया गया आप सभी के लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें तैयारी कैसे करवाई जाएगी, सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। आइए बहरहाल हम चलते हैं एक प्रकार से पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका भैया। पहला प्रश्न क्या है, लघु उत्तरीय का क्वेश्चन है कि वर्तमान में जलवायु परिवर्तन जनित मानवीय जीवन को प्रभावित करने वाले परिणाम बताइए। यानी कि जलवायु परिवर्तन के द्वारा जो एक प्रकार से परिणाम मनुष्य के जीवन में दिखाई पड़ रहे हैं, आखिरकार वह परिवर्तन एक प्रकार से जो है उस परिवर्तन से मनुष्य का जीवन जो है कहाँ तक प्रभावित होता है, या मनुष्य को उसका क्या एक प्रकार से परिणाम झेलना पड़ता है, तो उसी परिणामों के बारे में आपको बताना है। तो कई परिणाम के बारे में हम आपको बताएंगे। जलवायु परिवर्तन बेसिकली एक प्रकार से एक दिन में या एक महीने में या एक साल में नहीं होती है, ये कम से कम एक प्रकार से कई जो है वर्षों पहले एक प्रकार से प्रक्रिया शुरू होती है। लगभग 100-200 साल के बाद में एक प्रकार से जलवायु में थोड़ा बहुत परिवर्तन आता है। हजारों वर्ष बीत जाते तब जा करके क्लाइमेट चेंज कहीं पर आता है। आपदाएं जो होती हैं वो कभी भी आ सकती हैं, अचानक से भी आ सकती हैं, लेकिन जो क्लाइमेट चेंज होता है, जलवायु का परिवर्तन होता है, जैसे कि तापमान आजकल बढ़ रहा है, तो ये जलवायु परिवर्तन है। अब तापमान एक के दिन में थोड़े बढ़ जाएगी, काल 10 डिग्री सेल्सियस रहा, आज 25 डिग्री सेल्सियस होगा, परसों 50 हो जाए और चौथे रोज 60 हो जाए, ऐसे नहीं बढ़ता है। ये एक प्रकार से बड़ी लंबी प्रक्रिया के द्वारा, जैसे गर्मी में मान लेते पहले कि 40 डिग्री था, तो अब एक प्रकार से पिछले 100 वर्षों की तुलना में देखेंगे तो 1 डिग्री बढ़ गया। ये जलवायु परिवर्तन की श्रेणी में आप रख सकते हैं, ठीक है। तमाम चीज़ें हैं, मैं चर्चा करूंगा। तो जलवायु परिवर्तन ने क्या किया है, पृथ्वी पर रूपांतरण का कार्य प्रारंभ कर दिया। रूपांतरण मतलब क्या होता है कि पृथ्वी का जो चाहे एक प्रकार से पर्वत श्रृंखलाएं रही हो, जैसे ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ग्लेशियर का हुआ थे भैया, ग्लेशियर जो होता है जैसे कि जो हिमालय, जैसे पर्वत आप देखे हैं,
पर्वत के ऊपर जब पर्वत बहुत ऊंचाई पर चले जाते हैं, चूँकि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे एक प्रकार से तापमान जो होगा वो घटता जाएगा, और तापमान एक प्रकार से वहाँ पर क्या हो जाएगा, ठंडा एरिया होता चला गया, और वहाँ पर एक प्रकार से बर्फ़ जो होंगी वो उन्हीं शिलाओं पर या उन्हीं चोटियों पर जम जाएंगी। सफ़ेद सफ़ेद पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, पर्वत आपको दिखाई पड़ेगा। तो ये अभी आप ये छोटे मोटे पर्वत को देखेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा ग्लेशियर क्या होता है। जब आप बड़े बड़े पर्वतों को देखें, हिमालय चोटी पर आप जाइए, या गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, चोमायुंगडुंग ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी, उसी ग्लेशियर का जल जब पिघलता है तो गंगा नदी बहती बम 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 आती है पानी बहते हुए। ऐसे यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती, उधर से चलती खूब अपने साथ बेग लेकर के उफान पे ऐसे लहराती हुई नदियां आगे बढ़ती हैं। आगे जो भी पर्वत शिलाएं उससे टकराती हो टूटती हुई चली जाती हैं। अपक्षय अपर्दन की क्रिया होती रहती है, निक्षेपण की क्रिया होती रहती है। निक्षेपण मतलब होता है कि जो पत्थर पहाड़ तोड़ करके नदियां बहाती अपने साथ उसको छोड़ देती हैं, उसी को निक्षेपण कहते हैं। काटती हैं किसी, मतलब अपने रास्ते को एक प्रकार से हटाती हुई अपने साथ तमाम औषधों को बहाती हुई लेकर के जाती हैं। डेल्टा का निर्माण करती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो नदियां एक प्रकार से ग्लेशियर से निकलती, बहुत ऊंचे पहाड़ों से निकलती, बम 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 झरने गिरते, जलप्रपात, ये होता है। तो ग्लेशियर, चोमायुंगडुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। तो ऐसे बड़े बड़े बर्फ के पहाड़, जो जब तापमान बढ़ेगा तो बर्फ के पहाड़ों से क्या होगा, ऐसे भाई जब तापमान बढ़ेगा तो ऊंचाई पर भी 1 डिग्री 2 डिग्री बढ़ गया तो जल क्या होगा, बर्फ पिघलने लगेगा। बर्फ हवा इसे आप ला करके रख दो, पहले बर्फ़ फ्रीज में रखे रहते जमा रहता है, लेकिन जैसे उसको इस इन्वायरमेंट में लाओगे तो इससे क्या हो जाएगा, वो क्या होने जाएगा, बर्फ़ पिघलने लगेगा, नदियों का जलस्तर बढ़ जाएगा। अब नदियों का जलस्तर बढ़ जाएगा तो समुद्र जो होगा, चूँकि समुद्र में एक प्रकार से जल जा रहा है, समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा। समुद्र में कई सारे द्वीप हैं जहाँ पर जो है लोग जा कर के कुर्सी लगा के फ़ोटो खींचते हैं, ठीक है, या एक प्रकार से सेल्फी लेते हैं, जहाँ पर लोग जो है अपना वो क्या बोलते हैं हनीमून और तमाम प्रकार के वो सब मनाने जाते हैं, तो कहीं इंजॉय करने जाते हैं हीरो हीरोइन, तो वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। यानी कि क्या हो जाएगा, रूप अंतरण हो जाएगा किसका, पृथ्वी का। द्वीपीय इलाके डूब जाएंगे, जितने भी किनारे पर मुंबई है सब में पानी भर जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें होने लगती हैं। जितने भी एक प्रकार से समुद्र तटीय इलाका है उन सभी में जल भराव की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। नदियों में जब एक प्रकार से पानी ज़्यादा होगा तो बांध वांध सब टूट जाएंगे, ठीक है, सारे एरिया में जल भर जाएगा, जिससे एक प्रकार से मानव की और वनस्पतियों की, जीव जंतुओं की बहुत हानि होगी, जन धन की हानि होगी। तो ये सब जलवायु परिवर्तन की वजह से होता है। जलवायु परिवर्तन या वातावरण गर्म हो, एक ही बात मैं बता रहा हूँ कि वातावरण के गर्म होने से प्रभाव पड़ता है। गर्म क्यों होता है, चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है दुनिया में एक ऐसी गैस है जो कि वातावरण को सबसे ज़्यादा गर्म करती है। कार्बन डाइऑक्साइड से प्रदूषण नहीं फैलता ज़्यादा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड से क्या फैलता है, वातावरण बहुत गर्म होता है, हीट होता है। और वातावरण प्रदूषित किससे होता है, यह बात भी ध्यान रखोगे। ये सब बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें मैं बता रहा हूँ, आप कभी पढ़ोगे समझ में नहीं पाओगे। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो, तो कार्बन माने होता है एक कार्बन का अणु, और डाई माने होता है दुई ठू, और ऑक्सीजन माने दुई अणु, यानी ऑक्सीजन दुई ठू और कार्बन का एक अणु मिलकर के क्या बना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। डाई माने दुई, ट्राई माने 3, ठीक है, इस तरीके से। और मोनो माने एक, तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक ठू होती, CO जगह खाली कहा जाता है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड वातावरण का काव करती, प्रदूषित करती। जैसे कि जो कौरा आप ठंडी आवत ही अलाव जलाइबो आप सेकोगे तो उससे जो धुआं निकलता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड उसमें होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो वातावरण को गर्म सबसे ज़्यादा करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड वातावरण को प्रदूषित ज़्यादा करती है। CFC गैस जो होती है ये जो एक प्रकार से ओजोन लेयर है ऊपर, जो हमारी रक्षा करती है सूर्य की पराबैंगनी किरणों से, सूर्य की जो नकारात्मक ऊर्जा किरणें हैं उसको आने से रोकती हैं, जिससे अगर वो आ जाए तो चर्म कैंसर हो जाएगा, तमाम प्रकार की बीमारियां हो जाएंगी। तो उन सभी से जो रोकता है वह एक प्रकार से अगर बात की जाए तो वह एक प्रकार से CFC गैसों की वजह से एक प्रकार से ओजोन लेयर में छेद हो रहा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो AC फ्रिज रेफ्रिजरेटर हम लोग चलाते हैं इसी वजह से ये गैसें निकलती हैं। तो ये तो रही बात सिनेरियो में समझाता हूँ। तो पृथ्वी पर रूपांतरण का कार्य प्रारंभ कर दिया किसने, जलवायु परिवर्तन ने। भूमंडल और औसत तापमान में वृद्धि हो रही, भूमंडल भी एक प्रकार से धीरे धीरे बढ़ रहा है और औसत तापमान भी एक प्रकार से बढ़ रहा है, तापमान यानी टेम्परेचर भी बढ़ रहा है।
सागरीय जलस्तर में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, यानी सागर का जल भी बढ़ रहा है, चूंकि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, मैंने बताया बर्फ़ के पहाड़ पिघल रहे हैं, चूंकि बर्फ़ के पहाड़ों से ही नदियाँ एक प्रकार से बहती है, नदियों का जल समुद्र में गिरता है तो समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन जनित मानवीय जीवन को सर्वाधिक प्रभावित करने वाले परिणाम संक्षेप में हम यहाँ पर समझ सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट। ऐसे ही आप अपने एग्जाम में भी लिख दीजिएगा तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। पहला पॉइंट पहला पॉइंट ये है कि पृथ्वी के बढ़ते तापमान, पहला एक प्रकार से जो जलवायु परिवर्तन का परिणाम ये हो रहा है कि तापमान लगातार बढ़ रहा है, ठीक है, वातावरण का। दूसरा, दृश्य में परिवर्तन, दृश्य मतलब कि जो तमाम प्रकार की पहले चीज़ें आप देखते थे कुछ दूसरी थी, आज कुछ दूसरी हो गई हैं। पहले कहीं पर जंगल हुआ करता था, आज वहाँ पर एक प्रकार से रोड और बांध बने हुए हैं, वहाँ पर टाइगर रिजर्व या कुछ बना हुआ है, या जंगल कट के अब वहाँ पर खेती हो रही है, तो सब चीज़ें यानी कि दृश्य में परिवर्तन हो रहा है। जंगली जीव जंतुओं के अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि जब वातावरण एक प्रकार से गर्म होगा, ग्लेशियर पिघलेंगे तो जल नदियों में बहेगा, नदियों के किनारे के इलाके जो होंगे जल भराव की समस्या से डूब जाएंगे, जो वनस्पतियाँ और जीव जंतु होंगे नष्ट हो जाएंगे। सागरीय जलस्तर में वृद्धि, ये सब परिणाम हुआ। सूखा, बाढ़ और आग लगने का खतरा जो है लगातार बढ़ गया है चूँकि जलवायु परिवर्तन के आने से। प्रबल तूफानों तथा उससे होने वाली हानियाँ एक प्रकार से लगातार बढ़ रही हैं, इनसे खतरा भी लगातार बढ़ रहा, तो जलवायु परिवर्तन के परिणाम ये सब हैं। अधिक तापजन्य बीमारियों के बढ़ने का खतरा, यानी एक प्रकार से तापमान ज़्यादा होने से तमाम प्रकार की बीमारियों का खतरा भी एक प्रकार से मनुष्य के जीवन में बना रहता है। तो इस तरीके से जलवायु के परिवर्तन से ये तमाम प्रकार के परिणाम हमारे समक्ष आते हैं। आप इनको एक प्रकार से बहुत ही आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। मेरे हिसाब से अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये है क्या, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहूँगा, ठीक है। मज़ा आ रहा है महोदय पढ़ने में, समझ में तो आ ही रहा होगा। समझ में ना रहा हो तो एक प्रकार से बता दीजिएगा कि गुरुदेव समझ में नहीं आ रहा है, फिर से समझाओ। चले अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका भैया। जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारकों की विवेचना कीजिए या उल्लेख कीजिए। तो ये सब आपका 2 लघु उत्तरीय मिला लो, 1 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बन गया। क्या पूछा जाएगा, जलवायु परिवर्तन किसे कहते हैं, जलवायु परिवर्तन के कारण और परिणाम की विवेचना कीजिए। तो कारण मतलब परिणाम ऊपर बताया था, कारण ये समझ लो, बस हो गया आपका दीर्घ उत्तरीय तैयार। और यहाँ से एक प्रश्न आपका जलवायु परिवर्तन से हमेशा आएगा। देखिए, वर्तमान समय में होने वाले जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारकों के जैविक प्रक्रियाएं, पृथ्वी पर प्राप्त सूर्यातप में भिन्नता, सूर्यातप मतलब होता है सूर्य के प्रकाश जो है कहीं पर ज़्यादा पड़ते, कहीं पर कम पड़ते, कहीं पर ज़्यादा ऊष्मा मिलती, कहीं पर कम मिलती है। ऐसे ही जैविक प्रक्रियाएं और एक प्रकार से प्लेट विवर्तन की मतलब क्या होता है कि प्लेट विवर्तन, जिस तरीके से प्लेटों का आपस में एक प्रकार से खिंचाव या प्लेट एक प्रकार से खिसक रही हैं अलग अलग दिशा में, वो चीज़ें। ज्वालामुखीयता का क्रिया जो हो रही प्रमुख रूप से सम्मिलित है। तो ज्वालामुखी क्रिया, भूकंप, ठीक है, प्लेट विवर्तन की वजह से तमाम प्रकार की जो समस्याएं सामने आ रही हैं, ये सब जलवायु परिवर्तन की वजह से ही, मतलब जलवायु परिवर्तन के कारकों में शामिल हैं। वर्तमान में होने वाले जलवायु परिवर्तन के लिए कुछ मानवीय क्रियाएं भी उत्तरदायी रही हैं, जिनके कारण से भूकंपीय मतलब भूमंडलीय तापन की समस्या ने जलवायु परिवर्तन प्रक्रिया को बल प्रदान किया है। भूमंडलीय तापन मतलब कि वैश्विक जो एक प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग जिसको आप कहते हैं, भूमंडलीय तापन उसी को कहते हैं। और बेसिकली यही एक प्रकार से भूमंडलीय तापन जो है धीरे धीरे औसत तापमान में पृथ्वी की वृद्धि हो जाती है वातावरण के, तो ये एक प्रकार से जलवायु परिवर्तन का रूप धारण कर लेता है। वस्तुतः भूमंडलीय स्तर पर जलवायु में होने वाला कोई भी परिवर्तन पृथ्वी पर प्राप्त होने वाली सौर ऊष्मा में होने वाले परिवर्तनों का प्रतिफल ही होता है, ठीक है। यानी कि जब भी एक प्रकार से पृथ्वी पर या भूमंडल पर जलवायु में कोई परिवर्तन होता है, तो इसका मतलब पृथ्वी पर प्राप्त होने वाली जो सौर ऊष्मा है, जो सूर्य की ऊष्मा है, उसमें कोई परिवर्तन हो रहा है, तो एक प्रकार समझिए कि जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। भूमंडलीय तापन यानी जो ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग मतलब कि वातावरण गर्म हो रहा है, उसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ठीक है। इसके लिए उत्तरदायी ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस इसको क्यों कहते हैं भैया, ग्रीन हाउस जैसे अमेरिका या इंग्लैंड या अन्य देशों में जहाँ एक प्रकार से ठंडे इलाके होते हैं, जहाँ पर एक प्रकार से गर्मी नहीं होती, तापमान कम होता है, उन इलाकों में एक प्रकार से ऐसे हाउस बनाए जाते हैं जो कि एक प्रकार से तापमान जिनमें ज़्यादा होता है। जैसे कि उनको मान लेते हैं सब्जी खाने का शौक़ है कोई, अब वह सब्जी ठंडी इलाकों में नहीं हो रही है, अब उनको दूसरे देशों से खरीदना पड़ रहा है, तो ऐसे में एक प्रकार से उन्होंने किस प्रकार के घर को डेवलप किया, एक वातावरण बनाया ग्रीन हाउस गैस,
मतलब ग्रीन हाउस बनाया जिसमें एक प्रकार से कुछ गैसें शामिल होती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें ज़्यादा छोड़ देते हैं, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये तमाम प्रकार की गैसें जो होती हैं उसमें विद्यमान हो जाती हैं। साथ ही साथ में सूर्य से जो उष्मा आती है, उस सूर्य की उष्मा तो आती तो जरूर है लेकिन वहाँ से निकल करके बाहर नहीं जा पाती, उसी घर में कैद हो जाती है। इससे क्या होता है कि वो उतना एरिया जो होता है हाउस वाला वो एक प्रकार से गर्म हो जाता है, ताकि वहाँ पर एक प्रकार से गर्म इलाकों की जो सब्जियां हैं उसको भी, या गर्म इलाके की जो फसलें हैं उसको बोया जाए और उससे एक प्रकार से जो है फसल काटी जाए, ठीक है। तो कुल मिलाकर के विदेशों में ऐसी चीज़ें हो रही तो वो सब एक प्रकार से ग्रीन हाउस, इसी के तर्ज पर एक प्रकार से ग्रीन हाउस गैसें बनाई गई जो कि एक प्रकार से वातावरण को गर्म करती हैं। वातावरण रूपी घर को गर्म करने वाली गैसें ही एक प्रकार से ग्रीन हाउस गैसें कही गई, क्योंकि ग्रीन हाउस में जो क्वालिटी है वही क्वालिटी इन गैसों में है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो यही सब चीज़ें हैं, जैसी गैसों का संकेंद्रण हमारी पृथ्वी के पर्यावरण की निचली परत में क्रमशः बढ़ता जा रहा है, ठीक है। उक्त गैस पृथ्वी की सतह से परावर्तित ऊष्मा का अवशोषण करती हैं, जिससे क्या होता है कि पृथ्वी के सतह में विश्व स्तर पर तापमान में वृद्धि हो रही है। हमारे वायुमंडल में उक्त गैसें, उक्त माने कि जैसे CFC हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मीथेन हो गई, यही सब, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, इनकी मात्रा में जो वृद्धि हो रही है उसका सर्वप्रमुख कारण है जीवाश्म ईंधन के जलाने से उत्सर्जित जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वही है। यानी जब हम कोई जीवाश्म ईंधन या जो कुछ भी चीज़ें हम जलाते हैं उससे जो एक प्रकार तमाम प्रकार के गैसें निकलती हैं वो सब गैसें कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकलती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी सतह के तापमानों में होने वाली सतत वृद्धि, सतत माने लगातार जो वृद्धि हो रही है एक प्रकार से पृथ्वी के सतह के तापमान में, उसका मुख्य कारण है ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते सांद्रण तथा उसके द्वारा विकसित ऊर्जा का अवशोषण। जो एक प्रकार से ग्रीन हाउस गैसेस हैं, इन्हीं की वजह से एक प्रकार से वातावरण जो है वो लगातार हीट हो रहा है, गर्म हो रहा है और इसके औसत तापमान में वृद्धि हो रही है। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इन चीज़ों का अगर आपको PDF प्राप्त करना है महोदय, यहाँ तक कि इसी लेकिन लिखित टाइप का तो मैं बता ही रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव का भी मॉडल पेपर मैंने दिया हुआ है और 1-2 दिनों में ऑब्जेक्टिव का और मॉडल पेपर आपका इसको मैं दे दूंगा और रिवीजन क्लास करवा दूंगा 2-2 घंटे की, ठीक है। उसमें एक प्रकार से क्या होगा, लगभग 400, 500 या 300 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के होंगे, 200 से अधिक ही क्वेश्चन रखूंगा जो सभी तरीके के विश्वविद्यालयों के लिए वैध होगा। चलिए SMS आपको करना है ग्रुप से जुड़ने के लिए 91 61 93 60 62। अगर आप एक प्रकार से 3rd सेमेस्टर में हैं और आप सोच रहे हैं कि आपको तैयारी कैसे करनी है, आपकी परीक्षा आ चुकी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, दोनों की परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव हो रही है। दोनों के लिए एक प्रकार से ऑब्जेक्टिव की, बाकी राम मनोहर लोहिया का लिखित होगा, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल का, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का, ठीक है, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, ठीक है, और छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, और ऐसे ही आप देखेंगे जो है और भी कई विश्वविद्यालय जैसे सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, कपिल वस्तु, लखनऊ यूनिवर्सिटी, ठीक है, और भी आपके कई विश्वविद्यालय जैसे कि MJPRU हो गया आपका, ठीक है, रोहिलखंड झांसी विश्वविद्यालय यानी BU झांसी इसको आप कहते हैं, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, ठीक है। इसके अलावा आपका और भी कई विश्वविद्यालय हैं जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, ठीक है। उन सभी में एक प्रकार से जो सिलेबस है सेम ही रखा गया है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप आसानी से जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। आपको SMS करना है अपना नाम, ठीक है भैया, अपने यूनिवर्सिटी का नाम और आपके क्या क्या सब्जेक्ट है, अपने सब्जेक्ट के नेम भी लिख दीजिएगा। आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। क्या किससे जोड़ा जाएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। वहाँ पर आपको क्या मिलेगा भैया वहाँ पर आपको एक प्रकार जैसे ही आप इतना SMS करेंगे, नाम, यूनिवर्सिटी नाम, सब्जेक्ट नेम, आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा। उसी स्कैनर पर आपको मात्र और मात्र 100 रुपीज़ क्या करने होंगे, मात्र 100 रुपीज़ सेंड कर देने होंगे। उसके बाद में एक प्रकार से आपको सभी सब्जेक्ट का PDF, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, जो भी सब्जेक्ट होगा सभी सब्जेक्ट के PDF नोट्स मिल जाएंगे, जिसमें आपका एक प्रकार से MCQs टाइप का क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर सब होगा। साथ ही साथ में आपका लिखित भी इसमें एक प्रकार से ऑब्जेक्टिव, मतलब कि ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपका लिखित भी होगा, यानी कि जो है MCQs के अलावा अति लघु, लघु और दीर्घ उत्तरीय के प्रश्न तो जैसे मैं चर्चा कर रहा हूँ, ये PDF आपको ऐसे और तमाम PDF, कुछ चैप्टर वाइज क्लासेस आपको यहाँ पर मिलेंगी, उसकी भी PDF आपको मिल जाएंगी, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसकी भी आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक प्रकार से कुछ अलग से नोट्स भी इसमें एक प्रकार से आपको मिलेंगे। साथ ही साथ में इसमें एक सब्जेक्ट जो आपका को करिकुलर होता है, ठीक है, इसमें आपको को करिकुलर की भी एक प्रकार से PDF और लेक्चर्स मिलेंगे, और को करिकुलर के जो एक प्रकार से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो भी आपको साल फॉर्म में मिलेंगे। तो इस तरीके से एक प्रकार से आपकी विधिवत तैयारी होने वाली है।
तो जिन बच्चों को, जिन छात्राओं को जुड़ना है वो सब जुड़ जाइए। इसमें आपका जो तीनों मेजर सब्जेक्ट हैं, 3 मेजर सब्जेक्ट हो गए, एक माइनर सब्जेक्ट और एक को करिकुलर सब्जेक्ट, इन सभी की तैयारी आपको मात्र 100 रुपीज़ में करवाई जाएगी। अगर आप नहीं चलाते कुछ भी तो आप किसी दूसरे से भी करवा सकते हैं, आपके आरी पड़ोस या किसी दुकान से जाकर के आप पेमेंट करवा सकते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे, आपको जोड़ दिया जाएगा। तो देर ना करें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी हो रही है, आपकी परीक्षा 2-3-4 दिन बाद है, तब भी एक प्रकार से आप जुड़ करके अच्छी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास सारी PDF वगैरह सेंड कर देंगे। आप उसको एक प्रकार से देख करके चले जाइएगा, आप उसको मिला लीजिएगा, ठीक है, और आप आसानी से एक प्रकार से पेपर दीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक दिन पहले, ठीक है, आपका हो जाएगा। क्लियर, ध्यान रखें। तो इस पर SMS करें और जुड़ जाए तुरंत। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आ चुका है महोदय। ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आते रहेंगे और आप ऐसे ही पढ़ते रहिए हमारे साथ जुड़ करके। चले, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, दीर्घ उत्तरीय का क्वेश्चन है। किन्हीं 3 मानव जनित आपदाओं पर प्रकाश डालिए। 3 मानव जनित आपदा यानी 3 ऐसी आपदाएं जो कि एक प्रकार से मनुष्य के द्वारा एक प्रकार से आई आपदा या मानव जनित आपदाएं जो है। आपदाएं बेसिकली 2 प्रकार की होती है, एक होती प्राकृतिक आपदाएं, एक होती मानव जनित आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं अचानक से होती है, प्रकृति के द्वारा होती है, इसमें मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता, लेकिन ये आपदाएं मानवीय हस्तक्षेप की वजह से होती है। तो पहला जो एक प्रकार से मानवीय आपदा हुई है, आपदा मतलब होता है एक प्रकार से आपदा यानी कि अचानक से आ जाए कोई चीज़ जिसका हमको कोई एक प्रकार से पहले से तैयारी जिसकी ना हो। अगर इसकी इसीलिए एक प्रकार से आपदा प्रबंधन की बात करते हैं, जो है डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करते हैं कि आपदा के आने से पहले ही हम सजग हो जाएं कि आपदा आने वाली, तो उससे हम वहाँ से हट जाएं, या आपदाओं से बचने के लिए एक प्रकार से या जान माल की हानि कम हो, इसकी वजह से तमाम प्रकार की मैनेजमेंट करते हैं। देखिए, सबसे पहली जो आपदा आई आपकी जयपुर आयल डिपो आग जो लगी थी 2009 ईस्वी में, जयपुर आयल डिपोट फायर हुआ था 2009 में। 29 अक्टूबर 2009 को जयपुर के बाहरी भाग में अवस्थित सीतापुर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के ऑयल डिपो, जिसमें 8000 किलोमीटर तेल संग्रह क्षमता का टैंक था, ठीक है, यानी उसमें तेल इतना था कि उससे एक प्रकार से 8000 किलोमीटर आप एक प्रकार से दूरी तय कर सकते हैं। उसमें भयंकर आग लग गई तथा एक भयंकर विस्फोट हुआ जिसमें 12 लोग मारे गए तथा 200 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस तरह की आपदा से निपटने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के पास कोई आपदा प्रबंधन उस समय नहीं था जब ये हुआ, और ना ही स्थानीय अग्निशामक विभाग के पास ही इस आग पर काबू पाने के लिए कोई प्रभावी उपाय था। यानी एक प्रकार से इसी वजह से आप देखते हैं ये सब आपदाएं आती हैं, लेकिन इसका एक प्रकार से कोई उपाय नहीं था। तो इस उपाय को ढूंढने का काम आपदा प्रबंधन के द्वारा किया जाता है, ठीक है, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट जो होता है वो करता है। तो पहली घटना तो ये मानवजनित आपदाओं का प्रकार कि जयपुर आयल डिपो आग जो लगी थी, ये पहला। दूसरा एक प्रकार जो ऐसी घटना हमारे समक्ष आई जो आपदा मानवजनित आपदा है, वो है कौन सी, कोरबा चिमनी विध्वंस। कोरबा चिमनी विध्वंस जो हुआ एक प्रकार से, कोरबा चिमनी जो कोलैप्स हुआ वो 2009 में ये भी हुआ था। 23 सितंबर 2009 को कोरबा चिमनी विध्वंस दुर्घटना कोरबा नगर के समीप हुई थी, जिसमें भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, जिसको आप जो है बेलेको बोलते हैं, ठीक है, इसकी 240 फीट ऊंचाई की निर्माणाधीन चिमनी अचानक गिर जाती है, जिसमें कम से कम 45 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। यह दुर्घटना घटिया निर्माण सामग्री तथा तकनीकी मानकों का अनुपालन न करने के कारण से हुई थी, क्योंकि एक प्रकार से चिमनी जो एक प्रकार से चिमनी जो ऊंची सी होती खूब ज़्यादा, ठीक है, जैसे धुआं वगैरह निकलता, तो वो गिर जाना एक प्रकार से इसमें क्या हुआ कि भाई सीमेंट आपने अच्छा नहीं लगाया होगा, या फिर गिट्टी वगैरह मोरंग सही से, सरिया वगैरह सही से नहीं लगाया होगा, सींक वगैरह, इस वजह से दिक्कत हुई। और तीसरी एक प्रकार से जो घटना हमारे आपके समक्ष आती है वो है शिवकाशी आतिशबाजी आपदा, ठीक है, शिवकाशी आतिशबाजी आपदा जो हुई थी 2012 में हुई थी, ठीक है, शिवकाशी फायर वर्क डिजास्टर 2012 में। 5 सितंबर 2012 में तमिलनाडु के शिवकाशी नगर के समीप कार्यरत पटाखा निर्माण करने वाली फैक्ट्री ओम शक्ति फायर वर्क्स, ये फैक्ट्री का नाम था जहाँ पर पटाखा का निर्माण होता था, ठीक है, जो पटाखा बच्चे जलाते दीपावली में, उस पटाखे का निर्माण होता था। लापरवाही के चलते तथा पर्याप्त सुरक्षा उपायों के अभाव में एक भीषण विस्फोट होता है, जिसमें 40 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई तथा 70 से अधिक व्यक्ति इसमें घायल हो गए थे। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय था कि पटाखा निर्माण करने वाली इस फैक्ट्री के पास पटाखा निर्माण करने का वैध लाइसेंस भी नहीं था, और वैध लाइसेंस नहीं था, वैसे एक प्रकार चोरी छुपा पटाखा बना करके और दीपावली में एक प्रकार से मार्केट में सप्लाई करके बेचा जाता था। इससे पूर्व शिवकाशी के पटाखा उद्योगों में अनेक दुर्घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं तथा यह सिलसिला अभी भी रुका नहीं है। अब भी एक प्रकार से ऐसी पटाखा की को रिलेटेड शिवकाशी में घटनाएं देखने को सामने मिलती हैं। शिवकाशी को भारत की पटाखा राजधानी भी कहा जाता है, क्योंकि पटाखे शिवकाशी में बहुत ज़्यादा बनते हैं तमिलनाडु में।
पटाखा निर्माण में अत्यंत मतलब घुलनशील और विस्फोटक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। इन विस्फोटकों तथा इनसे निर्मित पटाखों के गोदामों में भंडारण के संबंध में की गई कोई भी लापरवाही भीषण अग्निकांड तथा जानलेवा दुर्घटना का कारण बन सकती है। इस वजह से एक प्रकार से ऐसे चीज़ें ना किया जाए। आप देखिए पटाखा वगैरह बनता, दगता है, विस्फोट होता है। अब वो विस्फोट छोटा सा होता है छोटे पटाखे में, लेकिन अब वही बड़ा खूब रखा हुआ, किसी में थोड़ा सा दिक्कत हो गई तो पूरा पटाखा जल तो पूरा बिल्डिंग की बिल्डिंग ढह जाएगी। ठीक है, तो 3 आपदाएं एक प्रकार से बड़े स्तर पर हुई। वैसे और तमाम कई आपदाएं हुई थी विश्व स्तर पर, लेकिन भारत स्तर पर 3 आपदाएं हुई। ठीक है, ध्यान रखेंगे इनको। अगला प्रश्न, तो दीर्घ उत्तरीय का ये प्रश्न था आपका। अगला प्रश्न आपका लघु उत्तरीय में आपका आ सकता है, आपदा प्रतिक्रिया के प्रमुख उद्देश्य बताएं। आपदा प्रतिक्रिया मतलब कि जैसे मान लेते कोई आपदा आए तो उसको लेकर के क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए, क्या करना चाहिए हमको आपदा के बाद में। ठीक है, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, आपदा प्रतिक्रिया के प्रमुख उद्देश्य हैं। आपदा प्रतिक्रिया के क्या उद्देश्य है? पहला, मानवीय जीवनों की सुरक्षा तथा बचाव करना, ये उद्देश्य है। आपदा प्रतिक्रिया आपदा प्रबंधन कह सकते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट कह सकते हैं इसी को, कि आपदा के बाद हमको क्या करना चाहिए, आपदा से आने से पहले हमको किस तरीके की तैयारी करनी चाहिए, इसी को एक प्रकार से आपदा प्रतिक्रिया आपदा प्रबंधन कहते हैं। तो आपदा प्रबंधन का उद्देश्य क्या है कि मानवीय जीवनों की सुरक्षा करना, ताकि लोगों का जीवन सुरक्षित रह सके, बच सके लोग। दूसरी बात, आपदाग्रस्त व्यक्तियों को राहत प्रदान करना, यानी अगर किसी व्यक्ति को आपदा से क्षति हुई है, आपदा से किसी व्यक्ति को नुकसान हुआ है, जान माल का खतरा हुआ है, तो उसकी भरपाई करी जाए, उसकी पूर्ति करी जाए। साथ ही साथ में आपातकालीन सुविधाओं के द्वारा आपदा प्रभावों का न्यूनीकरण और निवारण किया जाए। यानी ऐसे एक प्रकार से कोई आपदा आई है तो उस आपदा से निपटने के लिए तमाम प्रकार के एक प्रकार से उपाय हैं, उन उपायों को ला करके एक प्रकार से आपदा को खत्म करने का प्रयास, या आपदा को कम करने का प्रयास, या आपदा के जो कुप्रभाव है उसको कम करने का प्रयास किया जाए। आपदा प्रबंधन आपदा को ख़त्म नहीं कर पाता है। जैसे आप भूकंप को ख़त्म थोड़ी ना कर पाएंगे, भूकंप से बच सकते हैं, वहाँ से एरिया खाली कर दो, भूकंप या ज्वालामुखी आ रही, लहर आ रही तो वहाँ से स्थान खाली कर दो। हम आपदा प्रबंधन में क्या करते हैं, आपदाओं के एक प्रकार से जो प्रभाव होते हैं उसको कम करते हैं। ठीक है, आपदा को ख़त्म करने का काम नहीं कर पाते। चौथी बात, सार्वजनिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रों में आपदा निवारण संबंधी चेतावनी, सुझाव तथा सूचनाएं उपलब्ध करवाना। जैसे अभी कुछ दिन पहले आप देखते हैं पितृपक्ष का समय चल रहा था। अभी क्या समय है मैं बता दूं, पितृपक्ष का समय आपकी बार का नहीं, शायद इससे पहले वाला जो पितृपक्ष था, ठीक है, 2023 में, तो वहाँ पर आप दिन देखा होगा कि एक जो है एक मोबाइल में सबके एसएमएस आया होगा डिजास्टर वाला, मतलब कि आपदा प्रबंधन को लेकर के मोबाइल में एक प्रकार मोबाइल आपकी अपने झुनझुना मतलब कि जो है वाइब्रेट करने लगी होगी मोबाइल, और उसी में एक प्रकार से चेतावनी लेकर के आ रहा हो, चेतावनी लेकर के आया होगा आज के मतलब 2023 में, शायद इस पितृपक्ष महीने या नवरात्रि के समय में। ठीक है, उससे पहले तो उसमें आया था कि भाई आपका आपदा प्रबंधन को लेकर के आया था कि भाई अभी कोई भी खतरा अगर आपके एरिया में होने वाला होगा तो क्या होगा, आपके फ़ोन में एक प्रकार से चीज़ें लिख करके आ जाएंगे कि भाई ये आपदा फलाने एरिया में आने वाली है, आने की आशंका है, इतने एरिया तक एक प्रकार से लोग खाली कर दीजिएगा, या आपदा को पहले से आपको सूचित किया जाएगा कि आपदा आने वाली है। इससे क्या होगा, लोगों की जान बचाई जा सकती है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से किया जाएगा। इसके अलावा आपदा राहत कार्यों में लगे व्यक्तियों के स्वास्थ्य तथा सुरक्षा को संरक्षण प्रदान करना, ताकि व्यक्ति का स्वास्थ्य और उसकी सुरक्षा हो सके। आपदा राहत कार्यों में एक प्रकार से लगे व्यक्तियों के स्वास्थ्य और मतलब की सुरक्षा को संरक्षण देना भी आपदा प्रतिक्रिया का प्रमुख उद्देश्य है। इसके अलावा आपदा प्रबंधन में पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करना भी शामिल है। साथ ही साथ में संपत्तियों को व्यवहारिक रूप से समुचित सुरक्षा प्रदान करना भी इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा आधारभूत सुविधाओं व सेवाओं की पुनर्स्थापना तथा समुचित रख रखाव के द्वारा भी एक प्रकार से क्या होता है, आधारभूत सुविधाओं व सेवाओं की पुनर्स्थापना का समुचित रख रखाव भी एक प्रकार से आपदा प्रतिक्रिया का प्रमुख उद्देश्य है। साथ ही साथ में प्रभावित समुदायों में मतलब कि स्वयं सहायता यानी सेल्फ हेल्प की सुविधा को प्रोत्साहन देना, ताकि एक प्रकार से लोग अपने प्रति अपनी सहायता खुद कर सके, इसको लेकर के एक प्रकार से भी काम चलाया जाए, मतलब काम किया जाए। इसके अलावा खोज और पूछताछ केंद्रों की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए, ताकि एक प्रकार जो आपदा में गुम हुए हैं या आपदा में जिनकी क्षति हुई है वो वहाँ पर जाकर के एक प्रकार अपनी समस्या को नोट डाउन करवाएं। इसके अलावा आपदा प्रतिक्रिया तथा बहाली प्रयासों का मूल्यांकन करना, कि एक प्रकार जो आपदा प्रतिक्रिया आई या आपदा को लेकर के जो प्रतिक्रिया हुई है वो प्रतिक्रिया सही है, या एक प्रकार जो हम कर रहे हैं वो उस मतलब उस आपदा के लिए एक प्रकार से सही है कि नहीं सही है, उसकी जाँच परख करना, उसका मूल्यांकन करना, ये सब सारी चीज़ें जो है आपदा प्रबंधन में शामिल हैं। तो ये सब प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं और हमेशा पूछे जाते हैं आपदा प्रबंधन को लेकर के। तो आज आपदा प्रबंधन जलवायु परिवर्तन आपको एक प्रकार से बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगला। अब पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये क्वेश्चंस बहुत पूछा गया परीक्षा में, देखेंगे सभी लोग। भाई प्रश्न आ चुका, स्थानीय जैव विविधता को समझाइए। स्थानीय जैव विविधता, जैव विविधता का मतलब क्या होता है, जीवों की विविधता, ऐसे स्थान, ऐसी जगह जहाँ पर
एक प्रकार से एक ही एरिया में तमाम प्रकार के जीव जंतु, तमाम प्रकार की वनस्पतियाँ, कई प्रजाति की वनस्पतियाँ इकट्ठे रहती हैं, उसी को जैव विविधता वाला एरिया, जैव विविधता वाला क्षेत्र कहते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर मिलने वाली जैव विविधता में भी स्थानीय स्तर पर पारिस्थितिक दशाओं में अंतर के कारण भिन्नता पाई जाती है। किसी भी स्थान पर मिलने वाले जीवों यानी प्राणी और वनस्पति की जातियों की संख्या और विविधता को स्थापित मतलब स्थानीय विविधता कहते हैं। किसी एरिया विशेष में जब कोई प्राणी या वनस्पति की तमाम जातियां पाई जाती हैं, उनकी संख्या पाई जाती है, तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रजातियां, अलग अलग संख्या में जो है प्रजातियों की एक प्रकार से स्थिति पाई जाती है, तो वही स्थानीय जैव विविधता वाली एरिया होती है। ठीक है। उच्चावच, जलराशियाँ, तापमान, वर्षा, समुद्र, ठीक है, से निकटता, मृदा संरचना व मानवीय क्रियाकलाप स्थानीय जैव विविधता को प्रभावित करते हैं। यानी कि उस एरिया में एक प्रकार से उच्चावच माने पर्वत पहाड़ कैसा है, घाटी है, चोटी है, किस एरिया में है, जलराशियाँ वहाँ पर जलराशि कैसी है, तापमान कैसा है वहाँ का, वहाँ पर वर्षा कितने % होती है, ठीक, कितने सेंटीमीटर होती है, समुद्र वहाँ पर है कि नहीं, समुद्र से निकटता कितनी दूर पर समुद्र से वो एरिया है, मृदा संरचना वहाँ की कैसी है, मानवीय क्रियाकलाप वहाँ पर कैसा है, ये सब एक प्रकार से प्रभावित करते हैं कि वहाँ पर कितने एक प्रकार से प्रजातियों की संख्या होगी। चूँकि मानवीय क्रियाकलाप ज़्यादा होगा तो वहाँ प्रजातियाँ कम रह पाएंगी। ठीक है। ऐसे ही एक प्रकार से समुद्र का एरिया होगा, वनस्पतियाँ ज़्यादा होंगी तो वहाँ पर एक प्रकार से, या पर्वत पहाड़ होगा तो वहाँ पर वनस्पतियाँ ज़्यादा मिलेंगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे चीज़ों को। तो भारत की जलवायु मुख्यतः मानसूनी जलवायु है, किंतु स्थानीय भिन्नता के कारण से हिमालय, थार के मरुस्थल, गंगा मैदान, प्रायद्वीपीय पठार व तटवर्ती मैदानों की जैव विविधता में अंतर पाया जाता है। आप हिमालय के मैदानों में जो उत्तरी हिमालय मतलब उत्तर भारत का एरिया है, वहाँ पर कई प्रजातियाँ अलग अलग पाई जाती है, उनमें जैव विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। थार के मरुस्थल में वहीं पर कम आपको मिलेंगी। गंगा के मैदानों में भी एक प्रकार से आप देखते हैं वनस्पतियाँ मिलेंगी। प्रायद्वीपीय भारत यानी कि एक प्रायद्वीप पठार क्या होता है, प्रायद्वीप मतलब कि ये एरिया, प्रायद्वीप उस एरिया को कहते हैं जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है, ऐसे एरिया को प्रायद्वीप कहते हैं। जो 4 तरफ से जल से घिरा होता है उसको एक प्रकार से द्वीप कहते हैं। ठीक है, छोटा होता है। और जो एक प्रकार से बड़ा भूखंड होता है और चारों तरफा से जल से घिरा होता है तो उसको एक प्रकार से महाद्वीप कहते हैं। तो महाद्वीप यानी कि एक चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है और एक प्रकार से उस पर जीवन जो है यापन की एक प्रकार से जो है सिचुएशन है विद्यमान है, तो उस एरिया को क्या कहते हैं, उस एरिया को हम द्वीप महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, और द्वीप किसको, छोटा एरिया को। ठीक है, और ऐसे ही एक प्रकार से जब एक प्रकार से कोई एरिया, कोई भूखंड 3 तरफ से जल से घिरा होता है तो उसको हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो दक्षिण भारत अपना 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है, इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है, ठीक है, और इधर नीचे हिंद महासागर है, 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है, इसीलिए इस एरिया को प्रायद्वीप भारत बोलते हैं। और इसमें बीच में एक प्रकार से प्रायद्वीपीय पठार यहीं पर है। ठीक है, बीच का इलाका है, पठारी इलाका है, तो ये होता है प्रायद्वीपीय पठार। और तटवर्ती मैदान यहाँ पर जो एक प्रकार से किनारे का, अरब सागर किनारे का एरिया, इधर बंगाल खाड़ी किनारे का एरिया, और नीचे एक प्रकार से हिंद महासागर का एरिया, ये सब तटवर्ती मैदान है। क्लियर, ध्यान रखेंगे। थार का मरुस्थल आपका यहाँ पर पड़ता है। ठीक है, राजस्थान के आसपास। हिमालय आपका एक प्रकार से अगर बात की जाए तो हिमालय आपका कहाँ पर पड़ेगा, हिमालय आपका पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, ये हिमालय आपका पड़ेगा, ये वाला एरिया पूरा हिमालय का है। ठीक है, ये वाला एरिया गंगा का मैदान आपका, ये वाला पूरा का पूरा गंगा का मैदान पड़ेगा। थार का मरुस्थल ये पूरा का पूरा पड़ेगा। ठीक है, और ये आपका पूरा पड़ेगा क्या, दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार। फिर से मैं अगर आपको समझाऊं, देखिए ये भारत का मैप है। ठीक है, ये भारत का मैप है। ठीक है, अब ये भारत का मैप है। अब यहाँ पर देखेंगे ये इलाका जो पूरा का पूरा होता है, ये वाला, ये प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये वाला जो इलाका होता है ये एक प्रकार तटवर्ती इलाका है। ठीक है, दक्षिण का तटवर्ती इलाका, ये एरिया जो होता है पूरा का पूरा, ये वाला एरिया, ये हिमालय पर्वत का, उत्तर भारत का हिमालयी क्षेत्र आता है। और ये वाला गंगा यमुना का मैदान होता है। ठीक है, ये एरिया, चूँकि यहाँ से गंगोत्री ग्लेशियर यमुनोत्री की तरफ से गंगा नदी निकलती है, यहाँ से यमुनोत्री से यमुना, और यहाँ से एक प्रकार चोमा से एक प्रकार से ब्रह्मपुत्र नदी इधर से निकलती है। तो पूरा का पूरा एरिया एक प्रकार से यहाँ से आकर के फिर बंगाल खाड़ी में आकर के गंगा नदी गिर जाती है। गंगा नदी में ब्रह्मपुत्र यमुना सब आकर के मिल जाती हैं, और इस तरीके से एक प्रकार से ये पूरा का पूरा एरिया एक प्रकार से बड़ा उपजाऊ होता है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल का पूरा एरिया, तो यहाँ पर एक प्रकार से क्या है, ये एक प्रकार से यहाँ की वनस्पतियाँ अलग होती हैं। ऐसे ही यहाँ पर ये वाला जो एरिया आपका पूरा पड़ता है, ये एक प्रकार से कौन सा एरिया है, ये आपका एरिया पड़ता है भैया कौन सा, ये एरिया आपका पड़ता है राजस्थान का इलाका जो थार का मरुस्थल है, ये पठार वाला एरिया पड़ता है। ठीक है, और द्वीपीय इलाका पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पर आपका जो द्वीप लक्षद्वीप, यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इस तरीके से पूरा का पूरा भारत जो है ये ऐसे होता है। तो इनकी वनस्पतियाँ जो हैं वो अलग अलग होती हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इन सभी में जैव विविधता में अंतर पाया जाता है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जैव विविधता होती हैं।
जो जियोग्राफिकल सिचुएशन होती हैं, भौगोलिक दशाएं होती हैं, उसमें स्थानीय भिन्नता के कारण से राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश प्रांतों में भी स्थानीय स्तर पर जैव विविधता आपको देखने जैव विविधता में समरूपता नहीं है। अलग अलग प्रकार के जीव जंतु, अलग अलग प्रकार की प्रजातियां अलग अलग स्थानों पर आपको दिखेंगी। जैसे उदाहरण के रूप में राजस्थान में अरावली पर्वतीय प्रदेश, हड़ौती, पठार व थार मरुस्थल की जैव विविधता में आपको काफ़ी अंतर मिलेगा। ठीक है, यानी कि एक प्रकार से किसी एरिया में भी एक प्रकार जरूरी नहीं कि वैसी वनस्पतियाँ, वैसे ही जो जंतु हर जगह पर आपको मिले। अलग अलग वनस्पतियाँ, अलग अलग प्रकार से प्राणियों की प्रजातियाँ आपको मिलेंगी। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है, जैविक कृषि क्या है, इसके उद्देश्य निरूपित कीजिए। फटाफट से आप बताने का प्रयास, जैविक कृषि क्या होती है। देखिए, जैविक खेती एक ऐसी पद्धति है जिसमें रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और वृद्धि नियंत्रकों का उपयोग किए बिना जैविक खादों और कीट व्याधियों के नियंत्रण के लिए जैविक कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि जिसको ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं, और दक्षिण भारत के बहुत सारे लोग करते हैं। साउथ की कई मूवीज़ दक्षिण मतलब किसमें बन चुकी हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर के। जो बड़े बड़े लोग होते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग ही करते हैं आजकल। जैसे कि यही लोग बड़े बड़े कंपनी के लोग क्या करते हैं, पहले दवाओं को बना करके कीटनाशकों का प्रयोग करके पूरा डालते हैं, तो इससे क्या होता है, उम्र घटती है लोगों की, बीमारियां फैलती बहुत ज़्यादा। इस वजह से लोग अपने घर के पीछे एक प्रकार से गार्डन बनाते हैं, उसी गार्डन में लौकी, कोहड़ा, कद्दू, बैगन सब उसी में बो देते हैं और वही खाते हैं जो घर में बोते हैं। घूर की खाद की जो एक प्रकार से होती है, गोबर की खाद, वो सब डाल करके बढ़िया से व्यवस्थित करते हैं। तो जैविक खेती वही होती है। जैविक खेती के कई उद्देश्य हैं। क्यों की जाती है जैविक खेती भैया? पर्यावरण को तो इससे नुकसान होता नहीं है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी क्षीण नहीं होती है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ती है, लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक ठाक रहता है, कई सारी चीज़ें हैं। जैविक खेती के उद्देश्य बहुत ही फेमस प्रश्न दीर्घ उत्तरी में आ सकता है। देखिए, विश्व व्यापार संगठन, जिसको आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, सॉरी विश्व व्यापार संगठन, WHO नहीं तो विश्व स्वास्थ्य संगठन होगा यहाँ पर। एक विश्व व्यापार संगठन तो WTO होगा, WTO कर ले, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होगा तो WHO होगा, लेकिन यहाँ पर व्यापार लिखा है यानी कि यहाँ पर WTO होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन द्वारा जैविक खेती के निर्धारित उद्देश्य, यानी इसने निर्धारित किए कौन कौन से? प्राकृतिक तंत्रों को दबाने की बजाय उसका विधिवत उपयोग करना, ताकि प्राकृतिक जो तंत्र हैं, जो एक प्रकार से नेचुरल एक प्रकार से जो सिस्टम है, उसके द्वारा एक प्रकार से उन यंत्रों के द्वारा खेती करी जाए। इसके अलावा मिट्टी की उर्वरता में दीर्घकालीन वृद्धि इसी से होगी। साथ ही साथ में जैविक खेती का उद्देश्य ये है कि उच्च गुणवत्ता वाले विषाक्तता रहित कृषि उत्पादन होगा। यहाँ पर एक प्रकार से क्वालिटी जो होगी फसलों की बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, स्वाद भी आएगा खाने में, और बड़ी एक प्रकार से आपके शरीर की दृष्टि से या पोषण की दृष्टि से बड़ी इंपॉर्टेंट होंगे ये फसल। इसके अलावा भूमि में सूक्ष्म जीवों तथा मित्र जीव जैसे कि केचुआ किसान का मित्र है, तो मित्र जीव जो कृषि के लिए मित्र हैं, उन जीवों के द्वारा होने वाली जैविक क्रियाओं को बढ़ावा देना, ताकि एक प्रकार से वो उसी में रह करके और उत्पादन में वृद्धि करें, और एक प्रकार से तमाम प्रकार की जो कमियां या एक तमाम प्रकार की जो बीमारियां हैं, उन बीमारियों से एक प्रकार से व्यक्ति को छुटकारा दिलाएं। स्थानीय कृषि पद्धतियों और ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोतों का उपयोग करना, ये भी एक उद्देश्य रहा है। साथ ही साथ में जैविक खेती का अगला उद्देश्य है कि आधुनिक तकनीकों के उत्पन्न प्रदूषण को देखते हुए पूरी तरह समाप्त करना, ताकि एक प्रकार से आधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं करना है, जितना हो सके उतना आपको नहीं करना है। इसके अलावा पर्यावरण और अन्य संसाधन जैसे कि भूजल हो गया, मिट्टी हो गया, प्राकृतिक वनस्पति हो गया, इसकी पूर्ण सुरक्षा की जाए, और इसका विधिवत उपयोग करने के लिए जैविक खेती एक प्रकार से की जाती है। जैविक खेती जो है बेसिकली इसका अगला उद्देश्य है कि जैव विविधता को बढ़ावा देना। जैव विविधता मतलब कि जीवों की जो विविधता या प्रजातियां हैं वो नष्ट ना हो, रुकी रहें, वो एक प्रकार से सुरक्षित रहें। इसके अलावा कृषि पद्धति से होने वाले प्रतिकूल सामाजिक और पारिस्थितिकीय प्रभावों को पूरी तरह से रोकना। ऐसे प्रभाव जो कि तमाम प्रकार की कृषि पद्धति आई, तमाम प्रकार की हरित क्रांति या तमाम प्रकार की क्रांतियाँ जिसकी वजह से जिसके लिए पहले 2 किलो या मतलब कि 1 कुंटल गेहूँ 1 बीघा में होता था, आजकल 5 कुंटल गेहूँ लोग काट रहे हैं, 4 कुंटल गेहूँ काट रहे हैं। तो ये सब एक प्रकार से आप कहीं ना कहीं पे, पहले एक गाय या भैंस कितनी दूध देती थी? 6 लीटर 7 लीटर बहुत दे दिया दोनों टाइम मिला करके, लेकिन आजकल की गाय ये होती है 18 लीटर दूध दोनों टाइम में देती है, 9 लीटर एक टाइम में गाड़ते हैं लोग। क्या हो रहा है? क्योंकि एक प्रकार से ऐसी चीज़ें खिलाई जा रही हैं उसको, एक प्रकार से कि वो केवल दूध के उद्देश्य से उसको, ठीक है। अब उसके दूध में वो पोषक तत्व तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि एक प्रकार से जिसमें क्वांटिटी बढ़ेगी तो क्वालिटी जरूर कम होगी। क्लियर, ध्यान रखेंगे। कृषि पद्धति से होने वाले प्रतिकूल सामाजिक और पारिस्थितिक प्रभाव को पूरी तरह से रोकना, और इसके अलावा कार्बनिक पोषक तत्वों वाले
तंत्र में खेती करना, ठीक है। ऐसे पोषक तत्व तो एक प्रकार जिनमें कार्बनिक पदार्थ हों, जिनमें चीज़ें हों जो हमारे शरीर को एक प्रकार से नेचुरल बनाए रखें, ऐसे चीज़ों की खेती करना ये जैविक खेती का उद्देश्य है, ठीक है। तो ये सब आपको मिल जाएगा, इसका सबका पीडीएफ मिल जाएगा। आप आसानी से एक प्रकार से लेना है तो आप एसएमएस करके ले सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, लघु उत्तरीय क्वेश्चन है भैया, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न आ चुका है, विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं बताइए। विकासशील जो देश हैं, ऐसे जिनका विकास एक प्रकार से हो रहा है, वो विकासशील देश है। तो विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि से उनके संसाधनों पर भारी दबाव पड़ रहा है तथा अनेक समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं। जनसंख्या वृद्धि से एक प्रकार से तमाम प्रकार की समस्याएं होती हैं। जनसंख्या वृद्धि अगर हो रही तो प्रदूषण तो बढ़ ही रहा है, सबसे पहली बात। संसाधनों का दोहन खूब ज़्यादा होगा, ये भी तो संसाधनों का भी दोहन भी बढ़ता रहेगा। कई प्रभाव हैं, खनिज, वन, जल, ऊर्जा तथा खाद्य संसाधनों की बढ़ती हुई मांग जो है, इस पर एक प्रकार से क्या होता है, इस पर दबाव पड़ता है। लोग खनिज चीज़ें ज़्यादा उत्पन्न करनी पड़ती है, वन की कटाई होती है, जल प्रदूषित होता है, ऊर्जा की खपत ज़्यादा होती है, तमाम चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। इसके अलावा निवास स्थान तथा स्वास्थ्य सेवा में अपर्याप्तता आ जाती है, चूँकि लोग एक प्रकार से उनके लिए रहने के लिए घर नहीं होगा, ज़्यादा जनसंख्या हो जाएगी तो स्वास्थ्य सेवा उनके लिए उपलब्ध नहीं हो पाएगी, ठीक है। तमाम प्रकार की बीमारियां भी फैलेंगी। कृषि भूमि में कमी आ जाएगी, चूँकि लोग जब ज़्यादा लोग बढ़ेंगे तो खेती करने वाले, मतलब कि खेती करने वाले ज़्यादा लोग हो जाएंगे, खेत कम बचेगा, चूँकि सभी लोग घर बना लेंगे खेतों में। जैसे पहले बताऊँ तो कई सारे लोग मतलब होते था तक बहुत सारे खेत होते थे, जैसे हमारे यहाँ बहुत खेत था। लेकिन क्या हुआ कि हमारे दादाजी मतलब कि दादाजी व उनके दादाजी जो थे वो, उनके पास खेत था, फिर वो 2 हुए, फिर उनके 2 हुए, फिर उनके 4 हुए, फिर उनके 4 के 8 होंगे। ऐसे ऐसे करके क्या होगा, पूरा खतवा 1-1 बीघा, 8 आधा बीघा, 10-10 बिस्सा, 2-2 बिस्सा बचेगा, जिसमें वो घर बनवाएंगे, रहेंगे कि खेती करेंगे, ठीक है। तो यही सब होगा। इसके अलावा बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होगी, पर्यावरण प्रदूषण खूब बढ़ेगा दबा के। तो विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि से ये सब सारी समस्याएं उत्पन्न होंगी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न देखेंगे, ओजोन परत क्या है। देखिए, वायुमंडल में 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर जब आप जाएंगे तो ओजोन गैस की एक पतली परत आपको दिखेगी, जो पृथ्वी को सूर्य से निकलने वाले 6% पराबैंगनी किरणें, यानी जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की किरणें हैं, उनको अवशोषित करके हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करती है। सूर्य से चूंकि जो किरणें आती हैं, वो पराबैंगनी किरणें जो होती हैं, वो एक प्रकार से क्या करती हैं, हमारे शरीर को नुकसान पहुँचा सकती हैं। इससे हमको तमाम प्रकार की बीमारियाँ हो सकती हैं। तो उन बीमारियां वो सब बारी बीमारियां हमको ना हो, इसकी वजह से एक प्रकार से ये परत एक प्रकार से हमारे लिए जो है एक रक्षा कवच के रूप में काम करती है। लेकिन CFC जैसी गैसें जो हैं, ये गैसें एक प्रकार से क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाम की गैस है। यह गैस जब हम आज फ्रिज चलाते हैं, AC चलाते हैं, ठीक है, इससे क्या होता है, जो गैसें निकलती हैं तो वो सब गैसें वातावरण में जाती हैं और ऊपर जाकर के उसी लेयर को ख़त्म कर रही हैं, जिससे एक प्रकार से ओजोन लेयर में छेद हो रहा है। अब इससे क्या होगा कि सूर्य की जो किरणें होंगी, जो सोखता के रूप में जो बेकार किरणें उनको सोख लेती है, जो हमारे पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं, वह किरणें भी अब डायरेक्ट मात्रा में यहाँ पर आएंगी। अब ऐसे में क्या होगा कि एक प्रकार जब किरणें आएंगी तो व्यक्ति के क्या होगा, किरणें पड़ेंगी व्यक्तियों के ऊपर। इससे क्या होगा, चर्म कैंसर होगा, स्किन कैंसर इसको कहते हैं, तमाम प्रकार की बीमारियां होंगी। लोग एक प्रकार से जो है स्वास्थ्य उनका सही नहीं रहेगा, बड़ी बीमारियां होंगी, लोग जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, कई सारी चीज़ें हैं। तो ये एक प्रकार से चीज़ें हैं। तो इससे बड़ा हानिकारक प्रभाव होता था पराबैंगनी किरणों से, जिसको ओजोन लेयर रोकती है। तो यही ओजोन लेयर है। ओजोन मंडल में ओजोन का ह्रास होने से पृथ्वी पर पराबैंगनी विकिरण की मात्रा बढ़ जाएगी, जो पृथ्वी पर संपूर्ण जीवन के लिए अत्यंत घातक सिद्ध होगी। पराबैंगनी विकिरण में रहने से क्या होगा, चर्म कैंसर होगा, नेत्र ज्योति कम होगी, यानी कि आंखों से कम दिखाई पड़ने लगेगा, ठीक है। आपको चमड़े का कैंसर होगा, मोतियाबिंद जैसी आंखों में तमाम समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। आपके आंख का लेंस जो है आपका विरूपण हो जाएगा, अलग तरीके से दिखेगा, बेकार हो जाएगा। शरीर का प्रतिरोध तंत्र यानी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो खत्म हो जाएगा आपका। यानी कहने का मतलब ये है, इससे क्या होगा, आपको आपकी शरीर में जो रोगों से लड़ने की क्षमता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी सिस्टम, वो आपका खत्म हो जाएगा। आपके शरीर में एक प्रकार से तमाम प्रकार की बीमारियां होंगी। जब रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाएगी, नाना प्रकार की बीमारियां आपको घेर लेंगी और आपको एक प्रकार से मार के तब दम लेंगी। तो इस तरीके से क्या होगा, तमाम प्रकार की हानियां होंगी। इस वजह से आपको ओजोन लेयर को बचाना। ओजोन लेयर क्या है, O3, ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3 ओजोन का सूत्र होता है, ध्यान रखेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते। तो ये ओजोन लेयर के बारे में मैंने आपको कुछ बातें बताई, जिसका प्रभाव भी बता दिया और ओजोन लेयर के बारे में बता दिया।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक है, समझ में आ रही महोदय, बातें सारी समझ में आ रही? बिल्कुल। चले, प्रश्न अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका, खनिज विदोहन के पर्यावरणीय प्रभाव संक्षेप में बताइए। खनिज विदोहन का मतलब होता है क्या? खनिज, कौन कौन से खनिज, जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, ठीक है, या एक प्रकार से और तमाम प्रकार के आर्गन होता है, तमाम प्रकार के जो खनिज तत्व होते हैं जिनको हम खुदाई करके निकालते हैं, चाहे कोयला हुआ, चाहे तमाम प्रकार के पेट्रोल, डीजल, तमाम चीज़ें जो होती हैं। ठीक है, तो खनिजों का एक प्रकार से क्या होता है कि इसका जब हम खनिजों का दोहन करते हैं तो इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, यही पूछा गया है ना। बिल्कुल, तो आपको क्या लिखना है, खनिजों के पर्यावरण पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं। पहला, वनस्पति विनाश होती हैं, इससे वनस्पतियाँ क्या होती हैं, उनका विनाश होता है। देखिए, खनिजों के दोहन के लिए आपको बहुत बड़े क्षेत्र में भूमि को खोदा जाता है। जब आप भूमि खुदाई करेंगे तो क्या होगा, पूरे के पूरे एरिया की जो वनस्पतियाँ होंगी, पेड़ पौधे होंगे, वो नष्ट हो जाएंगे। तो फलस्वरूप उस क्षेत्र में स्थित प्राकृतिक वनस्पतियाँ समाप्त हो जाती हैं। अतः वनस्पति विनाश से पर्यावरण को होने वाली हानि का भी उस क्षेत्र को दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है, क्योंकि पर्यावरणीय संतुलन जो होता है वो बिगड़ जाता है। जैसे जो तालमेल होता है पर्यावरणीय का, वो बिगड़ने लगता है जब आप बड़े स्तर पर कटाई करेंगे। क्योंकि भाई जो है एक गड्ढा थोड़ी खोदना कि एक गड्ढे खोद करके उसे सब निकाल लेंगे, बहुत बड़ी खदान खोदनी पड़ती है, बहुत लंबे लंबे खदानें होती हैं। अभी आपने देखा होगा खदानों में कुछ लोग फंस गए थे, तो बहुत एक प्रकार से इसको लेकर के मेहनत करनी पड़ती है। तो इसका दुष्परिणाम ये निकलेगा, पहली बात वनस्पतियों का विनाश होगा। दूसरी बात, खनिज विदोहन से दूसरा प्रभाव ये पड़ता है कि भूस्खलन में वृद्धि, लैंड स्लाइड में वृद्धि होती है। लैंड स्लाइड मतलब कि जो पत्थर होते हैं खिसकने लगते हैं, जो मिट्टी होती है ढह जाती है, इस तरीके तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं। अनेक बार खानों का ऊपरी व्यास कम हो जाता है, उसे अंदर ही अंदर खोदा जाता है, उससे वह क्षेत्र खोखला हो जाता है। इससे ज़मीन धसकने का या ज़मीन धंसने का एक प्रकार से जो खतरा बना रहता है। खानों की छतों की गिरने की घटना भी आज सामने तमाम प्रकार की देखने को मिलती ही रही है, जिसमें दब करके श्रमिकों की मृत्यु हो जाती है। आपने अक्षय कुमार की एक मूवी, अभी थोड़ी दिन पहले अक्षय कुमार की एक मूवी आई थी, और एक और मूवी अभी बनी है जल्द में ही, ठीक है। तो वो सब मूवी एक प्रकार से सच्ची घटनाओं पर आधारित, खदानों पर, एक प्रकार खदानों में ऐसे तमाम प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती हैं। इसके अलावा धूल से प्रदूषण होता है। जब खदानें एक प्रकार से होती हैं तो उसमें वहाँ तमाम प्रकार की धूल उड़ती हैं, तो खनन से पर्याप्त मात्रा में धूल वायुमंडल में विस्तीर्ण हो जाती, फैल जाती है। इस धूल की परत उस समय अधिक होती है जब विस्फोटक के द्वारा, यानी कि कोई विस्फोटक होते हैं लगा दिए जाते हैं, और उससे क्या होता है, मतलब खदान पूरा का पूरा विस्फोट किया जाता है। फिर जब वो पूरा उड़ जाती है, उससे बड़ी मात्रा में धूल उत्पन्न होती है। इस धूल से पर्यावरण को प्रदूषण होता है। इसलिए इसमें मिश्रित हानिकारक पदार्थों से मानव स्वास्थ्य पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा मानव स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ता है। खनन का सर्वाधिक दुष्प्रभाव उन श्रमिकों के स्वास्थ्य पर पड़ता है जो खदानों में विशेष करके गहराई में काम करते हैं। उन्हें ऑक्सीजन की कमी के कारण से कृत्रिम ऑक्सीजन सेवन करना पड़ता है। कोयला व अन्य खान मजदूरों को श्वसन एवं फेफड़ों की अनेक बीमारियों का सामना करना पड़ता है, और उनका जीवन काल कम हो जाता है, और उनका देहांत भी कभी कभी हो जाता है। अनेक बार खानों से निकलने वाली विषैली गैसों से न केवल स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, बल्कि अकाल मृत्यु भी देखने को मिली है। तो ऐसे खनन मतलब कि जो एक प्रकार से खनिज विदोहन, इससे ये सब प्रभाव नकारात्मक पड़ते हैं, लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, भोज्य जाल क्या है। भोज्य जाल मतलब कि खाद्य श्रृंखला जिसको कहते हैं, भोज्य जाल मतलब खाद्य श्रृंखला। ठीक है, देखिए, प्राकृतिक दशाओं में भोज्य श्रृंखलाएं कभी भी एकाकी क्रम के रूप में कार्य नहीं करती हैं, बल्कि एक दूसरे से अंतः संबंध रहती हैं और एक अंत संबंध प्रतिरूप का निर्माण करती हैं, जिसे भोज्य जाल कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। भोज्य श्रृंखलाओं की रैखिक व्यवस्था अत्यंत कठिन है। ये विभिन्न स्तरों पर विभिन्न जीवाणुओं के द्वारा एक दूसरे से अंतः संबंध रहती है। उदाहरण के रूप में जैसे मान लेते हैं घास का मैदान है, तो घास के मैदान में घास चरने वाली भोज्य श्रृंखला में जैसे खरगोश के अभाव में चूहे घास खा जाते हैं। ठीक है, चूहों को उल्लू अथवा सर्प खा जाते हैं, सर्प को उल्लू खा जाता है। तो इस तरीके से इस प्रकार से प्रकृति में विकल्प पाए जाते हैं जो अंतः संबंध प्रतिरूप का निर्माण करते हैं। इसी प्रतिरूप को भोज्य जाल कहते हैं। परितंत्र की स्थिरता बनाए रखने के लिए ये भोज्य जाल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर एक प्रकार से एक जीव दूसरे जीव को ना खाएं तो एक प्रकार से जीवों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है, उदाहरण के रूप में खरगोश की जनसंख्या में ह्रास वैकल्पिक शाकाहारी चूहों की संख्या में वृद्धि करेगा।
अगर खरगोश की जनसंख्या में कमी आती है तो ऐसे में शाकाहारी चूहे जो होंगे, जो घास खाने वाले चूहे हैं, वो एक प्रकार से बढ़ जाएंगे। ठीक है, चूहों की वृद्धि से क्या होगा, खरगोश खाने वाले जो मांसाहारी है उनकी संख्या घट जाएगी, क्योंकि जो खरगोश खाते हैं वो एक प्रकार से जब खरगोश नहीं पाएंगे तो वो घट जाएंगे, उनकी एक प्रकार से स्थिति डाउन होने लगेगी। ठीक है, जिससे परितंत्र स्थिर रहेगा। तो परितंत्र का संतुलन सभी जीवों के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। सभी जीव का एक प्रकार तालमेल रहता है, सभी एक दूसरे को कोई खाता है, कोई एक दूसरे के लिए जिंदा रहता है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें बनी रहती हैं। उदाहरण के लिए यदि प्रकृति में प्राथमिक उपभोक्ता मतलब कि जो एक प्रकार से जो घास फूस है प्राथमिक उपभोक्ता है, मतलब सॉरी घास फूस कह रहा हूँ, ऐसे घास फूस खाने वाले जो है यानी शाकाहारी प्राणी जो हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता है। प्राथमिक उत्पादक कौन है? प्राथमिक उत्पादक होते हैं आपके जैसे कि पेड़ पौधे वनस्पतियाँ प्राथमिक आपके उत्पादक होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता यानी जो होते हैं वो घास फूस खाने वाले। ना होते तो वनस्पतियाँ अति प्रतिस्पर्धा और संघनता के कारण से नष्ट हो जाते। इस वजह से एक प्रकार से जब हम उनको खाते हैं, इस वजह से एक प्रकार से वो और बढ़ती रहती है। इसी प्रकार से प्राथमिक उपभोक्ताओं का अस्तित्व द्वितीयक उपभोक्ताओं से जुड़ा हुआ है। अगर जैसे कि जो शाकाहारी प्राणी हैं उनको जो मांसाहारी सर्वाहारी लोग हैं द्वितीयक उपभोक्ता हैं वो खाते हैं, और इससे एक प्रकार से क्या है कि तालमेल बना हुआ है। इस प्रकार से प्रत्येक परितंत्र में प्रत्येक प्रजाति प्राकृतिक नियंत्रण में रहती है, जिससे परितंत्र संतुलित रहता है। जैसे कि अगर आप देखते होंगे कि जैसे जब आप देखते हैं कि एक प्रकार से जब चीज़ें होती हैं, जैसे कि मान लेते हैं एक ये खाद्य पिरामिड होता है, जैसे कि मान लेते हैं ये पिरामिड, जैसे कि ये यहाँ पर आप देखेंगे। ठीक है, जैसे मैं मान लेते हैं यहाँ पर उल्टा मैंने बताया, खाद्य पिरामिड उल्टा भी होता है। ये पिरामिड टाइप का होता है, तो इसी को खाद्य पिरामिड। जैसे यहाँ पर देखेंगे जो प्राथमिक उपभोक्ता प्राथमिक उत्पादक यहाँ पर, ठीक है समझें, प्राथमिक उत्पादक मतलब कि जैसे घास फूस हो गई, ठीक है, घास या जो वनस्पतियाँ होती हैं वो सब, ठीक है, वनस्पतियाँ जो होती हैं वो सब होती हैं। क्लियर, ये होते हैं आपके। और एक इसमें होता है क्या, ये होता है आपका प्राथमिक, ये होता है आपका प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता जैसे घास को कौन खाता है, मान लेते हैं खरगोश घास को खाता है, तो खरगोश हो गया द्वितीयक। ये हो गई घास मान लेते हैं, ठीक है, प्राथमिक मतलब उत्पादक। घास कैसे भोजन बनाती है, घास कैसे बनाती है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये अपना भोजन तैयार करती है। प्राथमिक उत्पादक वह होते हैं तत्व जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता वो होते हैं जो कि उत्पादकों पर, प्राथमिक उत्पादकों पर क्या होता है, डिपेंड होते हैं, शाकाहारी प्राणी। ठीक है, इसके बाद में एक प्रकार से आप आगे बढ़ेंगे तो इसके बाद में आपको क्या मिलेगा, इसके बाद में महोदय आपको एक प्रकार से अगला जो एरिया मिलेगा वो कौन मिलेगा, ये होगी आपके द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता जो होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता क्या करते हैं, प्राथमिक उत्पादकों को भी खा देते हैं और मतलब कि प्राथमिक उत्पादकों को भी और प्राथमिक उपभोक्ता को दोनों को खाते हैं। जैसे खरगोश को कौन खाता है, मारते खरगोश को कौन खा लेगा, मारते कोई मानव है, मनुष्य, ठीक है, मानव। अब मानव क्या करेगा, मानव खरगोश को भी खा सकता है और जैसे कि घास फूस में मतलब जैसे कि पालक का साग भी खा लेता है। ठीक है, ऐसे में इसके अलावा तृतीयक उपभोक्ता में आप किसको रख सकते हैं, तृतीयक उपभोक्ता में आप रख दीजिएगा भैया किसको, सिंह को। ठीक है, किसको रखेंगे, सिंह को रखेंगे, यानी कि ये मांसाहारी होता है, प्योर मांसाहारी। ठीक है, मांसाहारी होता है, केवल मांसाहारी। द्वितीयक उपभोक्ता बेसिकली ये सर्वाहारी होते हैं, यानी सब कुछ खाने वाले होते हैं। ठीक है, और प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं शाकाहारी होते हैं। ठीक है, जो प्राथमिक उत्पादकों पर निर्भर करते हैं। और एक होता है इसमें अपघटक। अपघटक क्या होता है, अपघटक जो होता है वो एक परजीवी होते हैं, जैसे खास करके जैसे अमीबा हो गया, अमीबा, पैरामीशियम, जो छोटे जीव जंतु होते हैं, छोटे मतलब कि जो एक प्रकार से जो छोटे जो बहुत महीन होते हैं, जिसको आप अपनी नंगी आंखों से नहीं देख पाते, जिसके लिए आपको टेलीस्कोप वगैरह, दूरबीन वगैरह का प्रयोग मतलब उसको करना पड़ता है, सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, तो मान जैसे यहाँ पर सिंह यानी बाघ, ठीक है, बाघ हो गया, मनुष्य को खा सकता है, यानी मांसाहारी जो तृतीयक उपभोक्ता, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे तृतीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, तृतीयक उपभोक्ता है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा खाद्य जाल श्रृंखला बन जाती है। ठीक है, तो यही होती है खाद्य श्रृंखला। ये बात आप ध्यान रखें। खाद्य श्रृंखला का पूरा चैप्टर आज की वीडियो के माध्यम से आपका समाप्त हुआ। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी दोस्त, इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा खाद्य श्रृंखला का। ठीक है, सभी लोग ले लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। प्रश्न अगला आ चुका है, पर्यावरण। पर्यावरण क्या है,
पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर के बना है भैया। पर्यावरण ऐसे लेकर के आते उत्तरीय प्रश्न आते हैं। पर्यावरण बेसिकली दो शब्दों से मिलकर के बना है, परि तथा आवरण से, ठीक है। जिसमें परि शब्द का मतलब होता है चारों ओर से घेरे हुए, आवरण का मतलब होता है घेरे या ढके हुए, यानी चौतरफा घेरे, ठीक है। तो परि माने होता है परिता है यानी चारों ओर, और आवरण माने होता है ढकना या घेरे हुए होना, ठीक है। तो पर्यावरण से आशय क्या होता है, मानव अथवा किसी जीवधारी के चारों ओर, मानव अथवा किसी जीवधारी के चारों ओर पाए जाने वाले जो आवरण है, जो ढकना है उससे, जिसमें रह करके वह जीव विशेष रूप से अपना जीवन यापन करता है। और पर्यावरण को मनुष्य या जीव जंतु भी प्रभावित करते हैं, जीव जंतुओं से पर्यावरण भी प्रभावित होता है, दोनों एक दूसरे को एक प्रकार से प्रभावित करते रहते हैं, और इस तरीके से पूरा का पूरा चीज़ चलती रहती है। अगला क्वेश्चन आ चुका है भैया। प्रश्न है पारिस्थितिकी क्या है। पारिस्थितिकी को क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं। एक विषय होता है, ठीक है। देखिए पारिस्थितिकी जीव विज्ञान व भूगोल की वह शाखा होती है, जीव विज्ञान की भी एक शाखा है, जियोग्राफी की भी एक शाखा है पारिस्थितिकी, जिसमें जीव समुदायों का उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है कि कोई जीव जंतु एक प्रकार से किस एरिया में रहते हैं, और उस एरिया में एक प्रकार से जो पर्यावरण है, पर्यावरण को कितना वो प्रभावित करते हैं और कितना पर्यावरण से प्रभावित करते हैं। जो इन संबंधों का अध्ययन करता है शास्त्र या विज्ञान, उसी को पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। परितंत्र क्या होता है, इकोसिस्टम जिसको आप बोलते हैं, परितंत्र, ठीक है। परितंत्र जो होता है बेसिकली जैसे कि एक झील है, वो एक प्रकार से परितंत्र है। ये वनस्पतियों का, जीव जंतुओं का समूह, तमाम प्रजातियों का समूह जो इकट्ठे रहते हैं और आपस में एक प्रजाति दूसरे प्रजाति को प्रभावित करती है, ठीक है, और उससे प्रभावित भी होती है, पर्यावरण को भी साथ साथ प्रभावित करती है। तो वह एरिया परितंत्र कहलाता है। उस एरिया में जो संबंध एक दूसरे के जीवों के बीच में पाए जाते हैं, उसका अध्ययन करना इकोलॉजी करता है, ठीक है। और एक प्रकार से पर्यावरण की जो दशाओं का पूरा सकल योग होता है, जो उसको प्रभावित करता है, वो पूरा का पूरा एक प्रकार से पर्यावरण होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तीनों एक दूसरे के एक प्रकार से पूरक शब्द है। परितंत्र, परितंत्र अंतःक्रियात्मक जीवाणुओं और उनके पर्यावरणों के विविध घटकों का समन्वय होता है। सामान्यतः यह घटक एक खुला तंत्र होता है, जिसका एक सतत किंतु परिवर्तनशील प्रवाह और पदार्थ तथा ऊर्जा ह्रास होता है। इस प्रकार से यह आवरण, मतलब यह एक आधारभूत कार्यात्मक इकाई है जो असीमित है, पारस्परिक क्रिया करने वाले जैविक और अजैविक घटकों का बना हुआ है। ये दोनों घटक पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं, और इस तरीके से जो घटक होते हैं, परितंत्र जो होता है, एक दूसरे को भौतिक घटक और एक प्रकार से अभौतिक घटक, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, दोनों एक दूसरे से प्रभावित भी होते हैं, और इस तरीके से चीज़ें बनती हैं। परितंत्र के प्रकार अभी समझ लेते हैं, अब क्लियर हो जाएगा क्या होता है परितंत्र के प्रकार। पारिस्थितिकी क्या है, पर्यावरण क्या है, और जो है परितंत्र क्या है, जैव विविधता क्या है, इन सभी का चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। जब आप वो लेंगे, कोर्स लेंगे, तो उसमें आपको मिल जाएगा सभी का PDF, ठीक है। तो बिल्कुल घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्र को कृत्रिम रूप से 3 वर्गों में बांटा जाता है। पहला है प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, दूसरा है आपका दूसरा कौन सा है आपका, पहला आपका पारिस्थितिक है, दूसरा आपका भी मैं चर्चा करूंगा नीचे, ठीक है, अप्राकृतिक। तो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र जो होता है, ये स्वयं प्राकृतिक दशाओं में कार्य करते हैं। इनमें मानव का कोई विशेष हस्तक्षेप नहीं रहता है। साथ ही साथ में विशिष्ट आवास स्थलों के आधार पर इन्हें निम्न उपभागों में आप बांट सकते हैं। जैसे कि पहला होता है पार्थिव, दूसरा होता है आप मतलब जलीय, यानी एक प्रकार से जैसे वन हो गया, घास का मैदान हो गया, मरुस्थल हो गया, ठीक है। मरुस्थल माने कि ऐसी भूमि जिस पर उपजाऊ चीज़ें नहीं होती, मरुस्थल से थार का मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, ये सब। घास का मैदान हो गया, वन जंगल हो गया, ये सब एक प्रकार से पार्थिव हैं। ये सब एक प्रकार से ये भी पारिस्थितिक तंत्र है। जैसे जंगल में तमाम वनस्पतियाँ रहती, तमाम जीव जंतु रहते, घास के मैदानों में ऐसे मरुस्थलों में कई प्रकार की वनस्पतियाँ और सब रहते हैं। तो ये सब एक परितंत्र का निर्माण करते हैं, इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। जलीय में ये दो, जलीय जो एक प्रकार से जो पारिस्थितिक तंत्र होता है, 2 प्रकार का होता है, एक स्वच्छ जल का होता है और समुद्री जल का होता है, ठीक है। स्वच्छ जल की अगर बात की जाए, स्वच्छ जल 2 प्रकार का होता है, जो है प्रवाहित जल या झरना जिसको कहते हैं, और एक होता है नदी, ठीक है। एक होता है स्थिर जल, जो जिसको झील कहते हैं, तालाब, पोखरा, गड्ढा, दलदल, ये सब पारिस्थितिकी तंत्र ही हैं। जैसे कि झील में आप देखते हैं, दलदल, तालाब में तमाम मछलियाँ रहती हैं, तमाम जीव और भी रहते हैं, उसमें वनस्पतियाँ भी रहती हैं, तो आपस में तमाम जीव जंतु हैं। जैसे आप देखते हैं जलकुंभी हो गई, ठीक है, या केवल गट्टा हो गया, मछलियाँ हो गई, ठीक है, ये सब। और एक प्रकार उसमें जलीय जीव तमाम प्रकार के पाए जाते हैं, जिसमें प्रवाल जो द्वीप होते हैं, मतलब कि जो प्रवाल जीव होते हैं, वो सब। तो वो सब एक प्रकार से आपस में क्रिया प्रतिक्रिया करके और पूरा सिस्टम बनाए हुए हैं। तो तालाब भी एक मतलब पारिस्थितिक तंत्र है। दलदल, गड्ढा, पोखरा, तालाब, झील, जल, ये सब स्थिर जल के हैं। और प्रवाही जल, नदी, झरना, तालाब, ये सब भी पारिस्थितिक तंत्र के ही एक प्रकार से एरिया है। दूसरा होता है समुद्री जल, महासागर जल और मुहाने, ठीक है, ये सब भी एक प्रकार से, मुहाने जो झरना होता है, मतलब कि मुहाना जो एक प्रकार से नदी का, मतलब कि जहाँ पर नदियाँ गिरती है, वो समुद्र का मुहाना।
तो ये सब एक प्रकार से पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हैं। दूसरा जो पारिस्थितिक तंत्र होता है अप्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र। एक होता है प्राकृतिक, जिसमें मैंने बताया वो, ठीक है, पार्थिव, और वो क्या नाम है, जलीय। तो जलीय में एक प्रकार से स्वच्छ जल का और फिर समुद्री जल के दोनों मैंने बता दिए। अब अप्राकृतिक तंत्र में क्या होता है, ये मानव के द्वारा कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं, ठीक है, अप्राकृतिक रूप से। ऊर्जा के उपयोग और नियोजन कार्यों के द्वारा प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता जा रहा है। उदाहरण के लिए जैसे फसल क्षेत्र यथा मक्का, गेहूं, चावल आदि के खेत, जहां मानव जैविक समुदाय एवं भौतिक रासायनिक पर्यावरण को नियंत्रित करता है, वह एक प्रकार से क्या होता है, वह आपका अप्राकृतिक तंत्र होता है। जैसे एक प्रकार से खेत बना करके उसमें कोई मतलब खेती करना हो गया, या तमाम प्रकार की चीज़, तो अप्राकृतिक तंत्र भी होता है और एक प्रकार से प्राकृतिक तंत्र भी होता है। अप्राकृतिक तंत्र जो है मनुष्य का, उस पर एक प्रकार से पूरा कंट्रोल होता है, और प्राकृतिक तत्वों पर मतलब प्राकृतिक जो है घटकों पर जो है प्रकृति का पूरा कंट्रोल होता है, मनुष्य का उसमें हस्तक्षेप नहीं होता। अगला प्रश्न, खाद्य श्रृंखला क्या है, 2023 में प्रश्न पूछा गया। मैंने आपको समझाया था अभी पूरा पिरामिड बना करके। किसी परतंत्र में उत्पादक से उच्च उपभोक्ता तक खाद्य पदार्थों का खाद्य ऊर्जा के स्थानांतरण के क्रमबद्ध प्रवाह पथ को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। बिल्कुल, देखें, परतंत्र की खाद्य श्रृंखला जितनी ही बड़ी होती है, उस परतंत्र में ऊर्जा प्रवाह के समय ऊर्जा व ह्रास उतना ही अधिक होता है। यह उस क्रम को दर्शाता है जिसमें जीवित चीज़ें भोजन के लिए एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं, एक दूसरे पर एक प्रकार से भोजन के लिए। जैसे कि मान लेते हैं, आपने देखा कि भाई जो है कीड़े मकोड़े, देखिए एक होता है घास, घास को कीड़े मकोड़े खाते हैं, कीड़े मकोड़ों को कौन खाता है, मेढक खाता है, मेढक को कौन खा लेता है, सांप खा लेता है। तो ये भी एक खाद्य श्रृंखला है। ऐसे ही खाद्य श्रृंखला बनती है। जैसे कि मान लेते हैं घास है, घास फूस को कौन खाता है, बकरी खाती, बकरी को कौन खाता है, मनुष्य खाता है, मनुष्य को कौन खा लिया, शेर खा लिया, खत्म मामला। क्लियर, यही सब चीज़ें। आगे देखेंगे, जैव विविधता क्या है। जैव विविधता को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। जैव विविधता को क्या बोलते हैं भैया, जैव विविधता को अंग्रेजी में बायोडाइवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अभी जैव विविधता मैंने आपको समझाई भी थी। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले वाल्टर जी रॉसेन महोदय ने किया था। रॉन्जन भी कहते हैं 1986 में पादपों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रकारों तथा उनमें विविधताओं को प्रदर्शित करने के लिए किया गया था इसका प्रयोग। जैव विविधता एक प्रकार जो शब्द है बायोडाइवर्सिटी, इससे आशय है जीवमंडल में पाए जाने वाले जीवों की विभिन्न प्रजातियों से, उसमें विद्यमान विविधता से। दूसरे शब्दों में कहें तो जैव विविधता से अभिप्राय सजीव यानी वनस्पतियों और प्राणियों में पाए जाने वाले जो जातीय भेद होते हैं उससे होता है, यानी कितनी जाति कितनी प्रजातियां किस क्षेत्र में रहती हैं, वही जैव विविधता होती है, ठीक है। जैव विविधता का संरक्षण क्यों जरूरी मतलब कि किया जाता है, तो इसको लेकर के प्रश्न पूछा जाता है। जैव विविधता संरक्षण की अगर बात की जाए तो कृत्रिम आवासीय संरक्षण में अगर बात की जाए तो इस प्रकार के संरक्षण में संकटग्रस्त वनस्पति और जंतु को बचाने के लिए उनके प्राकृतिक आवास के समान ही कृत्रिम आवास बना करके सुरक्षित रूप से वहां स्थानांतरित किया जाता है। इस प्रकार के संरक्षण में आनुवांशिक इंजीनियरिंग सहायक होती है। कुल मिलाकर के जैव विविधता का संरक्षण जो होता है एक कृत्रिम आवासीय संरक्षण होता है, जिस यहाँ पर एक प्रकार से एक्स सीटू कंजर्वेशन होता है, एक प्रकार से जिसको आप जो है इन सीटू इसको कहते हैं, इन सीटू कंजर्वेशन। वो होता है कि भाई प्राकृतिक एरिया का पूरा सील कर दो, ठीक है, प्राकृतिक तरीके से उसको रक्षा की जाए जिसकी, ताकि एक प्रकार से वहाँ पर जीव जंतु या प्रजातियों की जो मतलब कि जो प्रजातियाँ हैं जीव जंतुओं की वनस्पतियों की वो सुरक्षित रह सकें, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सब लघु उत्तरीय प्रश्न छोटे छोटे 50-50 शब्दों में लिखने के लिए पूछा जाएगा। प्रश्न है सतत विकास क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इसी को क्लियर मतलब टिकाऊ विकास कहते हैं। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। हालांकि सारे क्वेश्चंस पूछे ही गए हैं, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पर लिख दिया गया, कहीं कहीं पर नहीं लिखा गया। चलिए, टिकाऊ विकास क्या है। टिकाऊ विकास व्यापक आर्थिक प्रणाली पर डिपेंड होता है, आधारित होता है, जिससे अंतः पीढ़ीगत समानता का मानदंड पूरा होता है। इसके उद्देश्य भविष्य पर केंद्रित होते हैं, ना कि वर्तमान पर। यह मात्रा के बजाय गुणवत्ता पर केंद्रित होता है, उत्पादन के बजाय संरक्षण पर होता है, उपभोग के बजाय परिरक्षण पर टिका हुआ है। इसे सतत विकास या धारणीय विकास कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो सतत विकास होता है, जैसे आप खनिज का दोहन इतना ना कर लें जिससे आने वाली पीढ़ी उस खनिज का प्रयोग ना कर पाए जो खनिज आप मौज ले रहे हैं, ठीक है। यानी एक प्रकार से आप इतना ज़्यादा एक प्रकार से जो है कोयले का प्रयोग ना कर लें कि कोयला आने वाले समय के लिए बचे ही ना। यानी संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीके से दोहन करना ही सतत विकास होता है। संसाधनों का ऐसा दोहन किया जाए जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो, ऐसा विकास किया जाए जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो, पर्यावरण की गुणवत्ता को कम किए बिना आप एक प्रकार से अपना डेवलपमेंट करें, यह एक प्रकार से विकास सतत विकास कहलाता है। पर्यावरण की क्वालिटी में घटोत्तरी ना करें, इससे एक प्रकार से ताकि आने वाली पीढ़ी भी पर्यावरण का आनंद ले सके जैसे आप आनंद ले रहे हो, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो यही सब चीज़ें हैं।
सतत विकास वह विकास है जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करता है। यानी एक प्रकार से कहने का मतलब है कि आपकी आवश्यकता पूरी हो जाए, आप एक प्रकार ज़बरदस्ती किसी चीज़ को एक प्रकार से ना लें, आप अपनी आवश्यकताओं को पूरा करें, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि हमारी पीढ़ी आने वाली है, उसके लिए भी हमको कुछ छोड़ करके जाना है। ठीक है, ये सतत विकास का लक्ष्य होता है, सतत विकास यही होता है। इसको लेकर के सस्टेनेबल डेवलपमेंट लक्ष्य रखा गया, एसडीजीज गोल 2030 तक एक प्रकार से उस गोल को पूरा करना था। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे भैया, वन दोहन या वन उन्मूलन क्या है। ठीक है, देखिए वनों के बड़े क्षेत्रों को काटने या साफ करने की प्रक्रिया को वन उन्मूलन या वन दोहन कहते हैं। ठीक है, वनों की कटाई करना, वनों को साफ करना। वनों को साफ क्यों करते हैं? जैसे सड़क बन रही है, कोई एक प्रकार से विकास काम हो रहा है, कोई रेलवे ट्रैक बन रहा है, कोई एक प्रकार से स्टेशन बन रहा है, या कोई बांध बन रही है, तो इससे क्या होता है? वनों की कटाई होती है। लोग खेती करने के लिए भी वन की कटाई करते हैं, लोग जंगल से लकड़ी काटने के लिए भी करते हैं, कई सारी चीज़ें। तो वनों की कटाई तब होती है जब पेड़ों के स्थान पर भूमि का उपयोग कृषि करने के लिए, या फिर जो है लॉगिंग करने के लिए, या शहरीकरण करने के लिए, वहाँ पर कोई शहर बसाने के लिए करते हैं, तो वनों की कटाई की जाती है। यही वन उन्मूलन होता है। तो ये इससे एक प्रकार से पर्यावरण की गुणवत्ता में कमी आती है। ठीक है, वनों के क्षेत्र में कमी आना एवं अनियमित कटाई को ही दूसरे शब्दों में वन विनाश अथवा वन उन्मूलन कहते हैं, जो कि पर्यावरण को असंतुलित करने का माध्यम बन जाता है। इससे एक प्रकार से तापमान में वृद्धि होती है, वर्षा कम होती है, जलवायु परिवर्तन सामने आता है। ठीक है, और इससे बड़ी हानियाँ होती हैं। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर इसका आपको पीडीएफ प्राप्त करना तो पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं बड़ी आसानी से इन सभी सब्जेक्ट का। 91 61 93 60 62 पर एसएमएस करें। आपकी परीक्षा सर पे है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप अपना नाम, ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और आपके क्या क्या सब्जेक्ट नेम है आप लिख दीजिएगा। आप मात्र 3-4 वीडियो देख लेंगे, हमारे आपका काम हो जाएगा। उन 3-4 वीडियो की प्लेलिस्ट भी आपके पास मैं सेंड कर दूंगा, और प्लेलिस्ट के साथ साथ उसमें एक प्रकार चैप्टर वाइज क्लासेस भी हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ें आपकी यहाँ पर क्लियर करवा दी जाएंगी। परीक्षा आपकी एमसीक्यूज हो चाहे लिखी, तो दोनों टाइप की एक प्रकार तैयारी भी हो जाएगी आपकी। बहुत ही कम समय में बहुत बेटर तैयारी हो जाएगी। आप मात्र 100 रुपीज़ सेंड करके इसी नंबर पर, मतलब इसी नंबर पर नहीं करना है आपको, एक प्रकार से अपना नाम, यूनिवर्सिटी नाम और सब्जेक्ट नेम इस नंबर पर आपको सेंड करना है। आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपये सेंड कर देने होंगे। अगर आप नहीं चलाते कुछ भी तो ऑनलाइन माध्यम वगैरह पेमेंट का, तो आप किसी दूसरे से करवा सकते हो, किसी दुकान से जाकर करवा सकते हो तुरंत। ठीक है, और उसके बाद में आपको सभी सब्जेक्ट के यहाँ पर पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, जो भी सब्जेक्ट आपके होंगे सभी सब्जेक्ट के। साथ ही साथ में आपको एक प्रकार से को करिकुलर का भी मिलेगा। इसमें सब मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, ऑब्जेक्टिव टाइप का जो होता है को करिकुलर पूरा का पूरा उसकी तैयारी हो जाएगी विधिवत तरीके से। साथ ही साथ में 3 मेजर सब्जेक्ट की तैयारी, 1 माइनर सब्जेक्ट की तैयारी। इसके अलावा आपका और जो सब्जेक्ट होगा, जैसे मतलब सब्जेक्ट तो 5 ही आपके होंगे, और साथ ही साथ में आपका जो एक प्रकार से मॉडल पेपर होगा, क्वेश्चन पेपर होगा, महासंग्रह रिवीजन क्लास होगी, महामैराथन क्लास होगी, वो सब आपको एक प्रकार से पीडीएफ फॉर्म में और वीडियो उसकी सब कुछ आपको मिलेगी। इसी मतलब कि इसी पर आपके पास सेंड कर देगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ देंगे। बड़ी व्यवस्था कर दी गई आपके लिए, तो फटाफट से जुड़ जाइए। शुरुआत में मैंने भी इसको बताया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर तेज बता रहा हूँ ताकि आपके पास समय अब नहीं बचा हुआ है, आप जल्दी जुड़ जाइएगा। ठीक है, सभी विश्वविद्यालयों के लिए है, ये एमसीक्यूज हो चाहे अति लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय टाइप का आपका क्वेश्चन पेपर हो रहा हो, सभी विश्वविद्यालयों के लिए लेक्चर महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ में कोर्स मैंने जो बताया आपको ये है, और सभी सब्जेक्ट का मात्र 100 रुपीज़ में ही आपको मिल जाएगा। तो आप फटाफट से एसएमएस करें, देर ना करें। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपका जो था हमने नहीं बताया, मृदा अपर्दन क्या होता है। मृदा माने होता है मिट्टी, अपर्दन माने होता है कट करके बहना। ठीक है, मिट्टी के जब कट करके बहती है तो वो एक प्रकार से मिट्टी की उर्वरक क्षमता क्षीण हो जाती है। ठीक है, इससे क्या होता है, जो मिट्टी की एक प्रकार से उर्वरक क्षमता जब क्षीण हो जाती है तो मिट्टी एक प्रकार से धीरे धीरे करके मरुस्थल में बदल जाती है। तो भौतिक रूप से मिट्टी के कणों के अपने स्थान से हटने की प्रक्रिया को मृदा अपर्दन कहा जाता है। मृदा अपर्दन की यह प्रक्रिया जल से भी होती है और वायु से भी होती है, यानी कि कभी कभी जल जो होता है खूब बह रहा है, पानी बरसा और जल के बहाव से मिट्टी की ऊपरी परत पूरी कट गई। अब चूंकि मिट्टी की ऊपरी परत ही उपजाऊ होती है, उपजाऊ परत कट करके बह गई, तो यह अपर्दन हो गया उसका। ठीक है, कभी कभी वायु इतनी तेज चलती है जिससे एक प्रकार से ऊपर की परत जो होती है उड़ जाती है। जैसे प्राकृतिक कारकों तथा मानव जीव जंतुओं के हस्तक्षेप से भी चीज़ें होती हैं। मृदा अपर्दन में वृद्धि, मतलब मृदा अपर्दन में मिट्टी के कणों का पृथकीकरण एवं परिवहन होता है। पृथकीकरण मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती हैं। मिट्टी के जो कण होते हैं, मिट्टी के उपजाऊ कण एक अपने उससे अलग हो जाते हैं, इसी को पृथकीकरण कहते हैं। परिवहन वो एक प्रकार से जल के साथ बह करके, मतलब जल के साथ बह करके अलग चले जाते हैं, या वायु के साथ उड़ करके अलग चले जाते हैं, वही मृदा का अपर्दन होता है।
मिट्टी के कणों का पृथक्कीकरण या अलग होने की मात्रा मृदा अपरदन से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई होती है, तो इसी वजह से एक प्रकार से मृदा अपरदन होता है। मृदा अपरदन के कई नुकसान भी हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों ने चीज़ों को समझा। इससे पहले एक प्रकार से ये तो आपका जियोग्राफी का था, इससे पहले जो है बीए का हिंदी का एक प्रकार से मैंने लॉन्च, मतलब हिंदी का जो प्रश्नोत्तरी है, लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तरी, इसको लॉन्च किया है। ये मतलब कि इसकी वीडियोज़ आई है, ये भी देख लीजिएगा। तो इसका भी पीडीएफ हिंदी का, पॉलिटिकल साइंस का, जियोग्राफी का, सभी का पीडीएफ आपको मिलेगा, ठीक है। सोशोलॉजी का, पॉलिटिकल साइंस का, सबका मिलेगा। तो आप सभी लोगों ने देखा, तो हिंदी वाली वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा। ऐसे ही और एक प्रकार से जो वीडियोज़ आपकी होंगी जल्द ही आने का प्रयास रहेगा हर एक सब्जेक्ट की, और बाकी सारे सब्जेक्ट की एक प्रकार से बहुत सारी क्लासेस मैं दे चुका हूँ। सभी क्लासेस आपको मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स सबके मिलेंगे। तो फटाफट से आप जुड़ जाइए हमारे जो है ग्रुप से, ताकि एक प्रकार से आपको सारी चीज़ें व्यवस्थित मिलती रहें। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।